फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है बेटे कि ये कोई टीचिंग सेशन तो है नहीं। ठीक है। अम, जो आज का टॉपिक है ये तो आपकी बताई हुई बातों को लेकर हमने आगे चलना है। सो आप लोग का इसमें इंटरेक्शन मेरे साथ करने का जो चांस आपने मुझे प्रोवाइड किया, आई एम रियली ग्रेटफुल। इट्स ऑलवेज a very joyful feeling for me when I interact with youngsters. मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, मोहिब तो मुझे देखता रहता है। लेकिन ये है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ मेरी दिली हमदर्दियां हैं, अदरवाइज भी। तो इट्स प्लेजर हैविंग यू ऑल हेयर। आई होप कि जो आज का सेशन है उसमें हम कुछ लर्न कर सकें, कुछ ऐसा सीखें जो कि अगले आने वाले सालों में हमारे लिए हेल्पफुल हो। ठीक है बेटे। what I expect from you guys is to be interactive. आज का टॉपिक कोई टीचिंग वाला नहीं है। तो इसलिए जब तक आपका इसमें फीडबैक नहीं होगा तब तक मैं इट वुड बी जस्ट अ डायडैक्टिक लेक्चर अदरवाइज। आप लोगों का फीडबैक इसके लिए इसमें भी ज़रूरी है क्योंकि आपके फीडबैक पे ये लेक्चर बिल्ड हो रहा होगा। मैंने तो स्लाइड्स कुछ बनाई हैं, लेकिन ये कि वो जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आई कैन नॉट डिग डीपर इनटू द प्रॉब्लम्स दैट यू गाइस फेस। नंबर टू ये है कि क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए आप एंड ऑफ लेक्चर का वेट मत करें, जस्ट स्टार्ट राइट अवे। आपको जहां पे भी जो चीज कोई पॉइंट रेज करना है, यू नीड अ क्लैरिटी इन योर थॉट और एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, यू आर मोर देन वेलकम। जस्ट रेज योर हैंड or drop a message in the text box, and I will be there to answer you. And even if I don't read the text, because I, being the host, we have so many things to cater. तो आप मुझे माइक ऑन करके भी बता सकते हो। ठीक है, चलें जी। a little introduction about myself. जैसे मोहिब ने बता भी दिया, आई एम डॉक्टर अमारा भट्ट and I am working in Department of Medical Education. I'm a medical educationist. I'm an assistant professor and I'm from Raval Institute of Health Sciences. Mohib मेरे ही student है और he's such a wonderful student as well as a wonderful human being. तो एक आप लोगों के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा इंशाल्लाह, आई होप कि फ्यूचर में भी हम इस तरह के और सेशन में मिलते रहेंगे। A little about my past. I have graduated in 2011 from Rifa International University. I am a dentist. Islamic International Dental College से मेरा background है, मैं वहाँ से graduate हुई in 2011. And after completing my house job in 2012, after a break of 3 weeks or 1 or 2 days, I joined Rifa again. और फिर बेटे वो ऐसा join किया कि I got out of Rifa in 2023. So I have over 12 and a half years of teaching experience, and that basically comprised 6.5 years of teaching experience in physiology department as demonstrator. And then जो dentist हैं वो जानते होंगे students के oral pathology एक subject है, फिर मैंने उसमें as a demonstrator join किया. Meanwhile मेरा master's complete हो गया and then I moved to Raval Institute of Health Sciences as assistant professor. तो इसलिए अब आप सब लोग कम से कम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को ये समझना अब थोड़ा सा एक अब बैकग्राउंड से अब आपके जो पिक्चर बिल्ड होना शुरू होगी कि चूंकि मैंने फर्स्ट ईयर को तकरीबन 7 साल पढ़ाया है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, तो मुझे आप लोगों के मसलों का, जो आप लोगों के चैलेंजेस हैं, जो आप लोगों के लिए हिकअप्स आते हैं पूरे रस्ते में, मुझे उसका थोड़ा ज्यादा आइडिया है एज कम्पेयर टू द टीचर्स हु रिसीव स्टूडेंट्स इन देयर थर्ड और फोर्थ ईयर्स। ठीक है, और फाइनल ईयर एज पर से। तो इसलिए जस्ट अ लिटिल ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। टॉपिक तो बहुत लंबा था, थ्राइविंग इन मेडिकल स्कूल एंड इसमें बड़ा कुछ लिखा हुआ था जी, बैलेंसिंग एम्बिशन, वेल बीइंग एंड रेजिलियंस। तो बेटे ये लिटिल अबाउट द टॉपिक इज कि ये जो पूरा टॉपिक है ना, इस हर वर्ड पे एक एक किताब लिखी गई है।
बल्कि कई किताबें लिखी गई होंगी। फिर जो आज के आप लोगों के हाइलाइट्स जो शेयर किए गए थे, हर एक चीज पे, बिलीव यू मी, हर एक चीज पे लोगों की किताबों की किताबें हैं। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो लोगों की जिंदगियां गुजर गई इस पे रिसर्च करते हुए। पीएचडीज की लोगों ने, फिर पोस्ट डॉक्स किए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे, सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस पे, सिर्फ एंजाइटी और बर्नआउट पे। तो ये तो पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के इसके अंदर काम है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं 1 आवर में इन सब चीजों को आपको ओरिएंट कर दूं, सिर्फ इतना कि आप उसको प्रैक्टिकली अपने स्टडी के अंदर कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है? तो इसलिए इट्स नॉट दैट कि जो मैं बता रही हूँ सिर्फ ये इतना है, वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो मैं आपको बताऊंगी, बल्कि शायद उस टिप के ऊपर भी मौजूद कोई एक आध बर्फ का टुकड़ा। तो इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है और बहुत ज्यादा इसके ऊपर इन डेप्थ बात की जा सकती है, लेकिन आपके लिए जो जरूरी है या जो आपके लिए जरूरी होगा आने वाले दिनों में, हम उस पर बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एनी वन ऑफ यू, आप लोग बताएं कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम टुडेज सेशन? What were your expectations before joining the session, or what do you expect now? Anyone? जी, कोई है भी हमारे साथ या सब ऑन करके इधर उधर हो गए? Everyone, we need your active participation in this chat box भी open है, आप hand भी raise कर सकते हैं if you want to ask question. जी, अच्छा जी, मैसेजेस आ रहे हैं। मैनेजिंग हॉस्टल लाइफ एंड स्टडी लाइफ, वेरी नाइस, ठीक है। दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग। अच्छा जी, और भी कोई? हम्म सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल होंगी, बिल्कुल। कोपिंग एंजाइटी एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। ways to prevent burnout, probably a better strategy to take all things at a good pace, very nice। ये बहुत जरूरी था जुनैरा, जो आपने पॉइंट रेस किया ना, ये एक्चुअली आपने ना एसेंस वाली बात पकड़ी है, जो मैंने मेरी हर हर टॉपिक जो आप लोगों का है इसमें, उस सब में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेज टू प्रिवेंट बर्न आउट, कोपिंग एंजाइटी, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, प्रोबेबली अ बेटर स्ट्रेटेजी टू टेक। अच्छा, ये तो हो चुका। मैनेजिंग द डिप्रेशन रिलेटेड टू हॉस्टल लाइफ, ठीक है। आप, मुझे लग रहा है बहुत टेंशन में हो बेटे। अच्छा हॉस्टल नहीं है आपका, हसाम? ठीक है, नेक्स्ट 5 इयर्स में कैसे रहना है, हाउ टू मैनेज प्रेप लीव्स। अच्छा, ये तो बहुत जाती मसले आ गए हैं बेटे। बिल्कुल, ये भी है। असल में जब आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा ना बेटा, फिर हर चीज मैनेज करनी आ जाती है। और बिलीव मी, जिंदगियां गुजर जाती हैं, लोगों को ये चीज नहीं आती। मैं भी शायद बहुत बड़ी फेलियर होंगी। आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट। आई एम अ परफेक्शनिस्ट बट आई एम नॉट परफेक्ट। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कामयाब तरीन इंसान है वो भी टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा होगा, या फिर उसकी हर चीज बैलेंस्ड होगी। कोई एक चीज परफेक्ट होगी जो कि उसको पे ऑफ कर रही होगी, मगर वो हर चीज में नहीं वो होगा परफेक्ट। काउंसलिंग सेशंस, वे टू गो थ्रू द नेक्स्ट 5 ईयर, हाउ टू मैनेज प्रेप लीव, अच्छा हाउ वेज टू मैनेज सोशल लाइफ विद लाइफ, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है। How to not get absorbed by the extremities of information online and to study smart for the plethora of books for each subject. आयशा आसिम, आई थिंक कि आपका जो है ना, बहुत अच्छी रीडिंग है लाइफ के बारे में। आई रियली लाइक योर कमेंट, आपको जो हार्ट्स भी इतने मिल गए हैं। हाउ टू अडॉप्ट द एनवायरमेंट मेनली इफ यू फाइंड योर सेल्फ टू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर्स, बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू डील विद द बैड हैबिट्स ऑफ फेलो हॉस्टल लाइफ। भाई हसाम, आप हॉस्टल बदल लो बेटे, मैं आपको शुरू में ही बता दूं, ठीक है? जस्ट ऑन द लाइटर साइड, आप हॉस्टल बदल लो। अच्छा बेटे, तो थैंक यू वेरी मच। ये तो कम से कम समझ आ गई कि आप सब जो हो,
आप लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो वैलिड हैं, और ऐसी बातें नहीं है कि आप लोग जानते नहीं हो कि हो क्या रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। चलें। अच्छा जी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, तो वो भी कुछ इसी में कवर हो गया। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि इस तरह से मैं लेक्चर नहीं दे रही होंगी, आपने बीच में मेरे साथ इंटरेक्ट करना है, तो चाहे चैट बॉक्स के थ्रू करें या वॉइस के थ्रू, यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा जी, तो बेसिकली ये आप लोग जरा पिक्चर देखो और रिफ्लेक्ट करो इस पे, 1 मिनट ले लो और सोचो कि ये इसमें क्या कहा जा रहा है। जी, तो बेटे ये मुझे बताएं कि जब आप मेडिकल स्कूल में आए तो आप लोगों से पेरेंट्स की जाहिर एक्सपेक्टेशंस थी, और जी बिल्कुल, इट्स अ पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट। और जब आपके पेरेंट्स की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, फिर बीइंग टीचर हमारी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कल को जब आप डॉक्टर बन के सोसाइटी में आओगे और हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो या आप अपना क्लिनिक रन करोगे, एक टाइम आएगा तो उस कम्युनिटी की, उस सोसाइटी की भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। देन यू विल हैव अ फैमिली ऑफ योर ओन, फिर उस फैमिली की भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। तो हम सारे एक दूसरे के साथ इन एक्सपेक्टेशंस के साथ ही जुड़े हैं। अब देखें, आपकी फैमिली को लगता है कि बस उनका जो बेटा है ना या उनकी जो बेटी है ना वो ही अस्पताल चला रही है, और उसके बगैर तो दुनिया रुक जाएगी, क्योंकि दे लव यू, दे थिंक वेरी हाई ऑफ यू। और सोसाइटी समझती है कि डॉक्टर्स तो बस अयाशी करते हैं और दे आर हेयर फॉर पार्टिंग, और उनको ये लगता है कि हम तो बस पैसा कमाने वाली मशीन्स हैं, और हमारी लाइफ बहुत लग्जरी है। और हम खुद जो होते हैं ना, हम एक अजीब ही डिलूरियम में होते हैं, हमें तो यही नहीं पता चल रहा होता कि हम कहाँ थे कहाँ आ गए। और व्हेन यू विल ग्रेजुएट यू विल लर्न कि व्हाट प्रैक्टिकल लाइफ इज। अभी आपको पढ़ाई सबसे मुश्किल लग रही है, बिलीव मी, व्हेन यू विल कम टू माय एज आप कहोगे यार दोबारा मेडिकल स्कूल में दाखला ले लेते हैं, ये मेरे लफ्ज नहीं, लिख लो। क्योंकि हम खुद फंसे हुए होते हैं उस वक्त पढ़ाई में, तो हमें लग रहा होता है कि उफ हमारे ऊपर बहुत बर्डन है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, आपको जो भी आपकी जॉब नेचर है, आपकी फैमिली है, पेरेंट्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, इन सब चीजों का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आप उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते। एंड व्हेन यू फेल टू मीट दोज एक्सपेक्टेशंस, दैट इज अ पॉइंट जहां वो रिलेशनशिप खराब होने लगता है। चाहे वो आपका वर्क लाइफ बैलेंस रिलेशन वो हो, या फिर आपका सोसाइटी के साथ जो है। आप देखते हो कि हमारी सोसाइटी में कितनी डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है, लोग उठते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं कि जी डॉक्टर्स तो ऐसे, तो डॉक्टर्स तो वैसे होते हैं। ठीक है, और हम खुद एक अजीब स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, क्योंकि हम दो प्लेसेस के दरमियान फंस जाते हैं। ठीक है, व्हेन वी कैन नॉट मैनेज, ये तब हम फंसते हैं, और उसी को मैनेज करने के बारे में हमने आज बात करनी है। अच्छा जी, अब होता क्या है कि रियल लाइफ को अगर इस फर्स्ट कॉलम में लिखे, लेकिन अगर आप मेडिकल स्कूल लाइफ की उसके ऊपर देखो तो लॉन्ग स्टडी आवर्स हैं आपके। ठीक है, जो लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं दे वुड हैव अ बेटर आइडिया, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर गुजार चुके हैं। जो फर्स्ट ईयर है अभी तो वो शुरू हुई है मोस्टली जगहों के ऊपर। तो आप वेलकम टू द क्लब। ये वो क्लब है जहां आप पार्टी ऑल नाइट करते हो, देर इज स्लीपलेस नाइट्स, हर वक्त आप ऑन टोज होते हो। और दिस विल कंटिन्यू फॉर आई वोंट से फॉर द रेस्ट ऑफ योर 4 years, बट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि मेडिसिन मैं आज तक पढ़ रही हूँ बेटे, आई एम 39 years of age,
I have done masters, I have done numerous certifications, I have done numerous diplomas. I did BSc before coming to dental school, then I did BDS, and I did a 1 year diploma, then I did one certification. Currently I'm doing another certification. I did my masters in between. तो इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी अब पीएचडी है दिमाग में, और फिर उसके आगे पोस्ट डॉक्टरेट भी। ये एक विजन है कि आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट। अब उसको अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं, जो छोटे छोटे एम्स को कंप्लीट करना है, अकम्प्लिश करना है, दिस इज लाइफ, दिस इज हाउ इट गोज। ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ की गोल्स हैं। इसी तरह फैमिली लाइफ के गोल्स होते हैं लोगों के। सम people, they dream of getting married you know in their 20s. Some get married in their 30s. I know a lot of colleagues of mine who got married during their med school. This is also a case, होता है ऐसे। People like me, they are not married till yet, वो भी जिंदा है, खुश हैं बहुत, मैरिड लोगों से भी ज्यादा। तो ये सारे आपके जो पर्सनल गोल्स होते हैं बेटे, वो आप जब सेट करते हो और आप उनको अचीव करते जाते हो, और कुछ चीजें होती हैं जो आप नहीं अचीव करते बाय द विल ऑफ अल्लाह, और कुछ भी होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ लाइफ गोस, ठीक है। आप लोग ये पिक्चर देखो, एंड आई हैव अ सिप ऑफ माय टी। अच्छा जी। तो रातों को जाग के पढ़ना, और कभी पढ़ नहीं भी रहे तो स्ट्रेस से ही नींद नहीं आ रही, क्योंकि जी सुबह जल्दी उठना है, 8 बजे की क्लास है, 7 बजे घर से निकलेंगे, रास्ते में ट्रैफिक ना मिल जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एकेडमिक बर्न आउट हो जाता है। ठीक है, आप कंपटीशन और टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए इतना ज्यादा आप वो हो जाते हैं, एनगॉर्ज हो जाता है आपका माइंड, कि आप एक टाइम आता है कि यू बिकम नम। उसे बर्नआउट कहते हैं। पहले एंजाइटी होती है और फिर वो अल्टीमेटली बर्नआउट पे जाके खत्म होती है। इसमें आपने बहुत टफ डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। अपने मेडिकल स्कूल में भी, और बाद में तो पूरी जिंदगी टफ डिसीजंस है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद पेशेंट्स, ठीक है। और इसी में आपको अपनी पर्सनल चॉइसेस को भी बैलेंस करना सीखना होगा, कि आपके लिए क्या चीज प्रायोरिटी पर है, क्या चीज जरूरी है, क्या चीज मस्ट होनी चाहिए, और क्या चीज ऑप्शनल है। हमारे लिए मसला क्या होता है बेटे जिंदगी में, कि जो ऑप्शनल चीजें होती हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है, जिनको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, जो शायद ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनको पहले कर लेते हैं, हम अपनी एनर्जी उस चीज पे लगा देते हैं, और जो हमारी मस्ट टू डू थिंग्स होती हैं वो फिर रह जाती हैं। यही आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यही स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी होता है। जब आप अपनी चीजों को टाइमली मैनेज करेंगे, जब आप अपने गोल्स को टाइमली मैनेज करेंगे, तो आप टाइम भी मैनेज कर पाओगे। इसी तरह से जो आपके डिसीजंस हैं या आपकी प्रायोरिटीज हैं वो बहुत हाई स्टेक होती हैं। आप मेडिकल स्कूल में आके पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू गेट थ्रू। आपके पेरेंट्स ने 20-20, 22-22 लाख रुपया दिया हुआ है, वो भी बहुत हाई स्टेक है। फिर आपको नॉलेज भी साथ आना चाहिए। आपके सीनियर्स आपको कहेंगे ओहो एवरीवन गेट्स थ्रू, कोई परेशानी की बात नहीं है यार, बस अपीयर हो जो एग्जाम में, सब पास हो जाते हैं। सब पास तो हो जाते हैं, आपका एम क्या है? जस्ट टू बिकम अ डॉक्टर एंड हैव अ डिग्री एंड गेट मैरिड एंड सेटल इन लाइफ, और टू हैव अ क्लिनिक, और वहां पे और डॉक्टर्स रख लोगे, और वहां पे वो लोग काम करते रहेंगे, और आपका सिर्फ नाम चलता रहेगा, सिर्फ नाम का बोर्ड लगाना है, तो दिस इज अप टू यू। फिर सिर्फ पास भी हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ यू आर गोइंग टू ट्रीट पेशेंट, आप सोचो कि अल्लाह ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपने अल्लाह को जवाबदेह होना है। वुड यू लाइक टू गो टू अ डॉक्टर हु इज नॉट कॉम्पिटेंट? Would you like to go to a doctor who has just acquired degree and is not having, the due clinical competence to manage any complex situation? आप नहीं जाओगे ना। तो उस चीज के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना है, आपको उस हार्ड वर्क से गुजरना है, तभी जाकर आप कुछ बन पाओगे। अच्छा जी, आपके पास फ्री टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। और आपकी जो फिजिकल हेल्थ होती है वो अक्सर निग्लेक्ट होती है, क्योंकि आपको मेडिकल स्कूल में टाइम नहीं मिलता।
3 बजे छुट्टी हो रही है, घर पहुंचते 4 बज रहे हैं, खाना खाओगे, रेस्ट करोगे, फिर उठोगे, तो कोई टेस्ट है, कोई असाइनमेंट है, उसकी तैयारी में आपको टाइम ही नहीं मिल रहा कि आप अपने हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, कोई वॉक करो, कोई जॉगिंग करो, कोई मेडिटेट कर लो, कुछ कुछ भी ऐसा करो जो आपको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखे, वो आपको करने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा जी, इसके अलावा सपोर्ट एग्जिस्ट बट स्टिग्मा इज अराउंड सीकिंग हेल्प। तो यहाँ पे बहुत बुरा समझा जाता है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैंने एक दिन अपने अब्बू को कहा कि अब्बू, आई थिंक कि हम दोनों को ना थेरेपी पे जाना चाहिए। कर लो, नमाज पढ़ो बेटे, ठीक हो जाओगी तुम। एंड फिर मैंने कहा अच्छा, ये जनरेशनल गैप बोल रहा है। हमारे पेरेंट्स जो है ना बेटे, जो 60s में हैं, 70s को टच कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज बहुत अजीब है कि यार, डॉक्टर के जाना है, थेरेपी पे जाना है, काउंसलिंग के लिए जाना है, ये क्या बात हुई? तो नमाज पढ़ते नहीं हो, कुरान पढ़ते नहीं हो, तो फिर तुम लोगों के साथ ये हो रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि क्या पता ये जो हमारा एनवायरमेंटल स्ट्रेस है या हमारा जो इमोशनल स्ट्रेस है, हम उसकी वजह से नमाज कुरान से दूर हो रहे हो। तो भाई उस चीज के लिए भी तो हमें किसी थेरेपी पे जाना पड़ सकता है ना, कि मेरा नमाज में क्यों नहीं दिल लग रहा। हाँ, अब उसकी हो सकता है कि काउंसलिंग और थेरेपी करने वाला बंदा डिफरेंट हो, बट ये इशू तो है कि आई एम सिटिंग लाइक दिस, व्हाई आई एम नॉट प्रेइंग। तो ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। इसी तरह जो आपकी रियल लाइफ होती है, उसमें वर्कलोड आपका ठीक है, आपके लिमिटेड आवर्स में होगा, लेकिन घर आके भी तो आपकी एक लाइफ है। दोज हु आर लिविंग एट होम, औरतें जो होती हैं वो तो चलो राउंड द क्लॉक काम करती हैं, मगर जो आदमी होते हैं, लड़के हैं, या आप जो बेटियां हो, जब आप कॉलेज से घर जाती हो, तो ये तो नहीं कि यू कैन आइसोलेट इन योर होम। तब भी तो काम है। हाँ, वो काम वो है जो आप पार्टनरशिप की बेसिस पे कर रहे होते हो। आप अपनी सोशल लाइफ में से कुछ चीजें पिक एंड चूज करके, मेडिकल स्कूल लाइफ के अंदर आप कुछ चीजों को अवॉइड भी करना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज एक सोशल लाइफ जब आपकी है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप रियल लाइफ के अंदर आपको अपनी एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहना पड़ता है। स्लीप आवर्स हाँ आपके जरा से बेहतर हो जाते हैं। स्ट्रेसेस इसके अंदर जनरलाइज स्ट्रेसेस हैं, बिल्स जमा करवाने हैं, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, हेल्थ इश्यूज हैं, पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, सिबलिंग्स को देखना है, फैमिली में गैदरिंग्स हैं, कोई डेथ्स हो गई हैं, उनके घर जाना है, कोई किसी के घर बच्चा पैदा हो गया, देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू काउंट देम एंड द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। बट व्हेन इट कम्स टू योर मेडिकल स्कूल लाइफ, तो आपको अभी भी अम्मी अबू कहते होंगे कि बेटे अच्छा चलो, आपके इम्तिहान है, आप घर में रुक जाओ, हम हो आते हैं। पर अब जैसे मैं हूँ, आई एम आउट ऑफ माई मेडिकल स्कूल। अभी मैं आपके प्रेजेंटेशन को फाइनल देख रही थी एक बार, और मैं अपने अब्बू को खाना दिया, मैंने अपने अब्बू को चाय का कप दिया, और मेरी चाय ठंडी होगी, मैंने एक सिप लेके छोड़ दी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी अभी आप लोग हो। तो इन चीजों को हम लोगों ने जो है प्रायोरिटाइज करना सीखना है। अब आप लोगों से जो पता चले मुझे कि आप लोगों के चैलेंजेस इन मेडिकल स्कूल, जो मैंने सर्वे फॉर्म फिल कराया था, आई वांटेड टू शो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन फिर मैंने कहा वो सिर्फ नंबर्स ही हैं, वो बताने का कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन मुझे जो चीजें उसमें से जाननी थी वो मुझे पता चल गई। तो वो ये थे कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है जी, हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, और आप लोग लिख के बता सकते हो कि अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हम कर पाते, अभी भी आप लोगों ने यही कहा कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी यही है। मेंटल हेल्थ, बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस हैं, नींद नहीं आती ठीक, फिजिकल हेल्थ के इश्यूज हैं, जिसम में दर्द रहने लग गया है, टॉक्सिक कंपटीशन है, पीयर प्रेशर है, बुलिंग है, हरासमेंट है, ये इश्यूज हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेसेस भी होते हैं कई लोगों को। I personally know many students whose parents are not alive, एटलीस्ट से, या उनके अब्बू की डेथ हुई हुई है, और उनका मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो गया है, और वो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस का शिकार हैं। मैं कई ऐसे मेरे स्टूडेंट्स गुजरे जिनके फादर्स की ड्यूरिंग द स्टडीज डेथ हो गई, और तब तक तो वो लोग बहुत अच्छे से कोप अप कर रहे थे अपने फाइनेंसिस के साथ, लेकिन बाद में मुश्किल हो गया उनके लिए। एंड आई नो 2 students in my 13 or 14 years of career who had to abandon their studies
वो नहीं कर पाए। मतलब वो ना रिफा में से थे ना रावल में से थे, आई नो देम अदरवाइज। तो ये भी बड़ी बात होती है बेटे। तो अच्छा, आप हरम ने कहा कि लॉयल फ्रेंड्स ना मिलना, बिल्कुल बेटे। और ये सिर्फ मेडिकल स्कूल में नहीं है, ये बड़ी बदकिस्मती होती है कि अगर इंसान को लॉयल फ्रेंड्स ना मिले। ठीक है। तो यस, दैट्स अ वेरी बिग इशू। लेकिन ये सिर्फ मेडिकल स्कूल का नहीं है चैलेंज, ये तो पूरा जिंदगी का है चैलेंज। तो ये इशू होता है। इसके अलावा इमोशनल चैलेंजेस इन क्लिनिकल रोटेशंस, के आप वहाँ पे कई मरतबा ऐसे मिस आप देखते हो लोगों के साथ। आप इतने लंबे लंबे 36 आवर्स की भी रोटेशन होती है, उसके अंदर आप बर्न आउट हो रहा होता है आपका, और लोग आपसे एक्सपेक्ट उतनी ही एम्पैथी कर रहे होते हैं और आपसे उतनी ही ज्यादा ड्यूटीफुलनेस एक्सपेक्ट की जा रही होती है। या चले वो तो एक वर्क रिलेटेड है फैक्टर, लेकिन जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके साथ आपने किस तरह पेशेंटली बिहेव करना है। उनको नहीं पता कि मैं 32 आवर्स जॉब कर चुकी हूँ, या 48 आवर्स कर लिया, या 24 आवर्स कर लिए। फॉर देम, यू और मी आर अ डॉक्टर, एंड दे लुक अपॉन अस कि हम उनके पेशेंट को ऐसे ट्रीट करें कि जैसे उन्होंने पूरी जिंदगी अपने वालिद वालदा या जो भी उनका रिश्तेदार है उसको नहीं, उन्होंने नहीं देखा होगा, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वैसे देखें। तो ये आपके लिए एक इमोशनल चैलेंज होता है। डेथ्स को देखोगे आप, एक्सीडेंट्स को देखोगे आप, तो हाउ टू डील विद दो स्ट्रेसेस एज वेल। ये सारे चैलेंजेस है मेडिकल स्कूल के। अब फाइंडिंग द राइट बैलेंस, वर्क स्मार्टर, लिव हेल्दियर, ये है आपके जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, उसको मेंटेन करने के लिए ये गोर है कि आपने ना लाइफ में और वर्क में जो आपको, जो एक बच्चे को जो सूट करता है आपको एज एन इंडिविजुअल। अभी यहाँ 50 लोग हैं अगर, तो उन 50 लोगों का ये वर्क लाइफ बैलेंस डिफरेंट होगा। मेरा डिफरेंट है आप लोगों से, आप जब मेरी एज में पहुंचोगे आपका इंटायरली डिफरेंट होगा। तो आप मुझे नहीं कॉपी कर सकते इसमें। आई कैन गिव यू द टिप्स हाउ आई मैनेज, बट आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। हम वेस्ट को देखते हैं, हम हम ऐसी कंट्रीज को देखते हैं जहाँ के रिसोर्सेज, जहाँ का कल्चर, जहाँ का रिलीजन, जहाँ की फैमिली वैल्यूज, जहाँ के वर्क एथिक्स, जहाँ के कल्चरल नॉर्म्स, जहाँ के सोशल नॉर्म्स इंटायरली डिफरेंट है हमसे बेटे, entirely different. Yet we look upon them as the hallmark or the prime, जिनको हम कहते हैं ना कि प्राइम टाइम है वो इन सब चीजों का, वर्क लाइफ बैलेंस का। नो, दे आर नॉट। आप उनसे मिसाल ले सकते हो कि यस, वी कैन ट्राई टू अचीव अ वर्क लाइफ बैलेंस एज दे डिड, बट यू कैन नॉट डू एज दे डिड। आपने अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी जिम्मेदारियों को आइडेंटिफाई करके इस चीज को अपने लिए, ये आपका पर्सनलाइज प्लान है। ये कोई भी आपको बना कर नहीं दे सकता। जैसे मुझसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैडम पढ़ने का क्या तरीका है, याद कैसे रहे। हर एक का अपना तरीका होता है। किसी की विजुअल मेमोरी होती है, किसी की रिटन जो है वो मेमोरी होती है, किसी की वर्बल मेमोरी होती है, कई जो होते हैं वो पढ़ ऊंचा बोल के पढ़ते हैं। मेरी ये तरीका था कि एक तो मेरी विजुअल और ऑडियो मेमोरी थी, और दूसरा ये कि मैं अपनी अम्मी को बिठा के लेक्चर देती थी। माय मदर पास्ड अवे 7 years बैक, बट मेरे मास्टर से पहले तक जितनी पढ़ाई ना उसमें मेरी अम्मी मेरी स्टूडेंट होती थी। एंड शी वुड बी, अभी जिस जगह को मैं देख रही हूँ वो इस जगह बैठी होती थी, एंड शी वुड बी प्लेइंग सॉलिटेयर, फ्री सेल, और करती जाती थी कि मैं सुन रही हूँ कि तुम क्या बोल रही हो। So this is how it was for me. It was the way I can, exactly auditory होता है, मैं उसको सुनने का जो बोला, ऑडिटरी होती है मेमोरी। तो वो जो आपकी तरीका होता है वो डिफरेंट है हर एक का। इसी तरह वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात है। तो ये किसी से कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। जब तक आप ये करते रहोगे, ये आपका फेल होता रहेगा। तो इसमें से आपका क्या टेक होम मैसेज है कि आइडेंटिफाई योर वर्क लाइफ बैलेंस योरसेल्फ। अच्छा जी। अब आज तक हम वर्क लाइफ बैलेंस, यहाँ मुझे भी जो आप लोगों ने जो इसका प्रोग्राम स्केड्यूल दिया था उसमें वर्क लाइफ बैलेंस था। अब आप जितना मॉडर्न लिटरेचर स्टडी करोगे बेटे,
तो उसमें इट्स वर्क लाइफ सक्सेस रादर देन वर्क लाइफ बैलेंस। अब टर्म ये ज्यादा यूज की जाती है। वर्क लाइफ सक्सेस फोकसेस ऑन आउटकम रादर देन अ स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ टाइम। अब मैं ये कहूँ कि मेरे ऑफिस में 8 घंटे होते हैं, ठीक है, या 7 घंटे होते हैं। 7 घंटों के अंदर मैं वहां बैठी रहूं यूं करके, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करती रहूं, गेम खेलती रहूं, बट आई एम देयर, आई एम फिजिकली देयर, and I have been productive for almost 1 or 1.5 hour at the most during the whole day. मैंने वो 5.5 घंटे बाकी जाया कर दिए बिकॉज मैं तो वहां बैठी नहीं हूँ। अब घर आना है आपने, ठीक है, अब घर आप आ गए हो, सेम आपका भी यही, चलो आप तो क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना, मैं जो वर्क वर्क लाइफ में मैं हूं ना, वर्क लाइफ जो पर्सनल लाइफ है उसका बैलेंस मैं बता सकती हूँ। आपके लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है, आप तो स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो ये जरा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है आप लोगों के लिए कि जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे देन हाउ यू बैलेंस योर वर्क एंड लाइफ। लोगों को मैंने देखा है, वो 2-2:30 बजे हॉस्पिटल से ऑफ करते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, बस वो देखेंगे कि जी घर में सब अपनी अपनी जगहों पर है, अपने अपने कमरों पर, और कई मरतबा नहीं भी पता होता कोई बीमार है फैमिली में, कोई जिंदा है, कोई मर गया, कुछ नहीं पता। 4 बजे जी वो क्लिनिक के लिए रवाना हो गए और वहां से रात 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं। आप बेटे इन सब चीजों को छोड़ दो, पेरेंट्स को भी छोड़ दो, मिसाल दे रही हूँ, फैमिली एंड सिबलिंग्स को भी छोड़ दो, फ्रेंड्स भी छोड़ दो, अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को तो देखो। आप ये तो सोचो कि अपनी हेल्थ के लिए भी अल्लाह को जवाब देना है, और अगर वो डिटीरियोरेट हो गई तो वो जो 30 साल में करने वाला काम था वो 10 साल में करके पैसे कमा लिए, कहीं पर किसी ओहदे पे पहुंच गए, बट एट व्हाट कॉस्ट, ऑन द कॉस्ट ऑफ योर ओन वेल बीइंग। दिस इज रॉन्ग। आपने उस जगह को पहुंचने के लिए आपका एम था कि जी मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना है। अब उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने में आपने कितने रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट खो दिए, दोस्त नहीं बना पाए, अपनी हेल्थ को खराब किया, और आपने सोसाइटी के लिए क्या किया अदर देन बिकमिंग एन एचओडी। और शायद मेरे जैसा बंदा जिसका एम एचओडी बनना नहीं है, तो मैं तो उसको कहूंगी यार अच्छा एचओडी हो तो फिर क्या हुआ। तो आप ये सोचो कि उसमें सक्सेस क्या थी, नथिंग, जस्ट अ टाइटल, जस्ट अ रैंक। तो इसलिए ये नहीं कि 7 घंटे एक जगह स्टैग्नेंट बैठ के टाइम वेस्ट कर लिया और फिर घर आके 8 घंटे जो हैं वो बैठ के टीवी देख के गुजार दिए, और आप कह रहे हो कि नो आई एम फिजिकली प्रेजेंट हेयर, दिस इज हाउ माई वर्क एंड लाइफ इज बैलेंस्ड। नो, उसमें से 2 घंटे काम करो, बाकी 5 घंटे पार्टी करो, लेकिन वो जो 2 घंटे हैं उसमें आप ऐसा काम कर जाओ कि जो आपके फुल डे या आपका जो गोल है या आपका जो ब्रॉडर विजन है उसको अचीव करने के लिए वो एक स्टेप आपने उस दिन लिया हो। और रात को जरा सा सोचो, सोने से पहले ये सोचो। मुझे किसी ने कहा कि जी बहुत पहले की बात है कि जब आप बेटे ईशा की नमाज पढ़ लिया करो ना, तो आप जाए नमाज पे बैठे ना 2 मिनट के लिए सोचो कि आज का दिन कैसा गुजरा, क्योंकि वहां अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बोलना है ना कि आज का दिन कैसा गुजरा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्वेश्चन करो खुद से कि इज माई वर्क एंड करियर गोइंग इन द राइट पाथ, am I am I doing what I'm supposed to do with my family, with my home, with myself, and myself as a human, myself as a Muslim, myself as a part of society and part of the bigger उस पे aspect पे देखें तो nation, what I have done for Pakistan, ठीक है। और मेरी उस सारी चीज के अंदर मेरी वेल बीइंग क्या है, मेरी हेल्थ के इश्यूज को तो नहीं आ रहे कोई, सबसे पहले तो उनको देखना है, जान है तो जहान है। सो इस पूरी बात में से जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि आप पूछो खुद से, रिफ्लेक्ट करो, खुद आदत डालो ये सोचने की कि क्या मेरा मकसद है और मैंने क्या उस मकसद को अचीव करने के लिए आज कुछ किया है। अभी आप लोगों के लिए जैसे टू गेट थ्रू फर्स्ट ईयर, टू गेट थ्रू सेकेंड ईयर, टू गेट थ्रू थर्ड ईयर, तो उस प्रॉफ से पहले आपने आज के दिन का जो था लेसन आपका, उसको रिवाइज कर लिया,
कल के टास्क के लिए आपने प्रिपेयर कर लिया, आपसे तो अभी बेटे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा। अगर आप आज की इन चीजों की आदत डाल दोगे तो कल को जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो ये रिफ्लेक्ट एंड टू क्वेश्चन योर सेल्फ, रिफ्लेक्शन इज बेसिकली क्वेश्चनिंग, तो ये आपकी आदत बन गई होगी। तो फिर आप जो रोल जिंदगी का निभाओगे उसमें आपको पता होगा कि आपने खुद से क्वेश्चन करने हैं और आप अपने आप को भी आंसरेबल हो, बल्कि सबसे पहले तो अपने आप को आंसरेबल हो। हम अल्लाह ताला से लोगों को डरा रहे होते हैं, या अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है, और हम सबसे ज्यादा अल्लाह को ही धोखा दे रहे होते हैं कि यार वो तो नजर नहीं आ रहा, अल्लाह को मना लेंगे, माफी मांग लेंगे। पर वो एक्चुअली हम अल्लाह को नाउजुबिल्ला धोखा दे रहे होते हैं, वो हम खुद को दे रहे होते हैं। तो आप उस चीज से बचो, खुद अपने आप को क्वेश्चन करने की और आंसर मांगने की आदत डालो, खुद से मांगो आंसर। नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अच्छा आज नहीं किया कल करना है। और अगर यही जिंदगी का तरीका बन गया तो फिर ना सोसाइटी को ब्लेम किया जा सकता है, ना पेरेंट्स, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना ही अपने इंस्टीट्यूशन को। वो आपका फेलियर है, आपके इरादों का फेलियर है। आप कोशिश तो करो, फिर अल्लाह भी साथ देगा, चीजें खुद ब खुद आपके लिए रास्ता बनता जाएगा। ये वर्क लाइफ सक्सेस एक ऐसा एनवायरनमेंट है वेयर योर वर्क फ्यूल्स आवर पैशन एंड आवर पर्सनल लाइफ एनरिचेस आवर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो आप अपने इर्द गिर्द के वसाइल को ऐसे यूज करो जो कि आपको ये बैलेंस अचीव करने में हेल्पफुल हो, और उसके लिए जरूरी है कि आप रिफ्लेक्ट करना सीखो, टाइम मैनेज करो, अपनी बाउंड्री सेट करो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है, आपको क्या करना है, अभी आपकी वक्त की डिमांड क्या है, ये क्या करने का वक्त है, ये इस काम को करने का वक्त नहीं है, मैंने रात 11 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, जितने बजे भी आपका कट ऑफ टाइम है, तो मैं उससे पहले करने वाले काम कर लिए हैं। बाउंड्रीज मेरी क्या है कि जी मैंने 8 बजे के बाद अपने दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारनी, ठीक है, वरना मेरा जो है वो सारा स्केड्यूल खराब हो जाएगा। हम आजकल प्राउडली ये बताते हैं लोगों को कि जी रमजान है हम तो पूरी रात जागते हैं, क्या कर रहे हो यार, नेटफ्लिक्स ही देख रहे हो। वही अल्लाह दिन में, वही अल्लाह रात में, दिन में देख लेना। जब नहीं छोड़ सकते, एक चीज को करना ही है, तो आप अपनी प्रायोरिटीज को तो देखो, आप किसको फूल कर रहे हो, ये चीज जानना है। खुद को फूल कर रहे हो, खुद का नुकसान किए जा रहे हो। फिर बाउंड्रीज ये सेट करो कि जी किन लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करके उनके ऊपर अपनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना है और नहीं करना, किस हद तक उनको मौका देना है। क्योंकि हम पहले किसी को मौका देते हैं, फिर वो शख्स हमारी जिंदगियों में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, और जब वो इन्फिल्ट्रेट कर जाता है तो फिर वो दोस्त, वो माँ बाप, तो खैर नहीं, मैं कहूंगी माँ बाप की जिंदगियों में तो हम इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं, वो बेचारे क्या ही कर लेंगे हमारा, वो तो हमेशा पूरी जिंदगियां उन्होंने निचोड़ के रख दी। कई बहन भाई, कजन्स, नेबर्स, सोसाइटी में से कोई भी बंदा, इवन के जो आपके कोलीग्स होंगे कल को, तो आपने किसको कितनी देर तक टाइम देना है, कितनी एनर्जी उस पर लगानी है। अगर वो बंदा टॉक्सिक है तो उसको सोच सोच के या गॉसिप करके ये भी आपका टाइम वेस्टेज है। जस्ट अवॉइड दैट पर्सन। यू थिंक दैट ही और शी इज हार्मिंग यू इन एनी वे, तो जस्ट अवॉइड हिम। हम पीछे ही पड़े रह जाते हैं, वो बंदा अपना काम करके साइड पे हो जाता है, हम सोच सोच के उसके बारे में हलकान हो जाते हैं। इसी तरह आप प्रायोरिटाइज करो अपने टाइम, अपने बाउंड्रीज के बाद साथ, बल्कि उसके अपने हेल्थ और वेलबींग को, जो मैंने पहले बात की, और डेडिकेटेड टाइम निकालो कि जी ये मेरा एंटरटेनमेंट का टाइम है। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि व्हेन आई वाज अपियरिंग इन माय बोर्ड एग्जाम्स, मेरे टाइम पे 9th और 10th का पेपर इकट्ठा होता था। तो बस एक ही वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली बात होती थी कि वो 10th में ही पहली बार बोर्ड के एग्जाम्स होते थे। तो आ, उस टाइम पे पीटीवी होता था हमारे लिए, या ये एसटीएन वगैरह होता था, लेकिन ज्यादातर पीटीवी के और बड़े अच्छे ड्रामास होते थे। और बिलीव यू मी, वो वाहिद एंटरटेनमेंट थी। आई डिड माई मैट्रिक इन 2002, तो मैं इतनी बूढ़ी हूँ। तो 2002 में और कुछ भी इंटरटेनमेंट नहीं थी, शाम को कार्टून्स आते थे। तो उस जमाने में 10th के स्टूडेंट्स भी कार्टून्स देख लेते थे, ऑल दो कि मैंने बचपन में भी नहीं देखे, मगर वो जो शॉर्ट आती थी ना सीरीज, वो जी मैंने देखनी है।
तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी अच्छा पढ़ लो फिर, ताकि तुम्हारा वो जो 5 से 6 और 8 से 9 ड्रामे वाला टाइम है ना, वो फिर बेटे आपका वो टाइम जो है ना वो स्पेयर रहेगा। आई वुड हैव माई डिनर। और ये आदत उस टाइम में मैं डिनर करती थी, और ये आदत मेरी मेडिकल स्कूल तक आने तक रही। शी वुड नेवर स्टॉप मी फ्रॉम वॉचिंग टीवी। माई पेरेंट्स वर लाइक अच्छा जी उठो देख लो ड्रामा, क्योंकि अंदर बैठी तुम भी 8 से 9 ड्रामे की वो सुइयां ही देख रही होगी घड़ी की, कि इस वक्त तो ड्रामा लगे और इन दोनों ने जुल्म करके मुझे अंदर बिठाया हुआ है। आई वुड गो एंड वॉच ड्रामा। और वो 1 घंटे में मैं खाना पीना भी कर रही हूँ अम्मी अब्बू के साथ, जितनी देर में इश्तेहार आ रहे हैं, एडवर्टिजमेंट्स आ रही हैं, तो आई एम सोशलाइजिंग विद देम। और वो हम तीनों ने या दोनों, मैंने और अम्मी ने ड्रामा देखा और उठ के, मेरे कोई बहन भाई नहीं है तो इसलिए इट वाज जस्ट अ लव ट्रायंगल बिटवीन 3 of us, अम्मी अब्बू और मैं। और आई वुड फील लाइट, फिर 1-2 घंटे पढ़ना और बस फिर सो जाना है। मैं तो मेडिकल के फाइनल ईयर के प्रॉफ में भी 11 बजे से ऊपर नहीं जाग सकी कभी भी। सोना ही है सोना। तो ये चीज होती थी। दिस इज हाउ आई मैनेज टाइम। एंड आई थिंक कि आई प्रायोरिटाइज माई वेल बींग। मैंने खुद को तकलीफ में नहीं डाला, कि मेरा जो दिल कर रहा था वो मैंने किया, क्योंकि वो इतना हार्मफुल भी नहीं था मुझे। अपनी ये मेरी सोशल लाइफ भी थी, ये मेरी एंटरटेनमेंट भी थी। और फिर इसी तरह से मेरे कभी भी कोई एग्जाम्स हैं, मेरे फर्स्ट प्रॉफ से 1 हफ्ता पहले मेरी कजन की शादी थी, मेरे सेकंड प्रॉफ में 2 हफ्ता पहले मेरे कजन की शादी थी, और मैंने फुल एंजॉय किया सब फंक्शन सब कुछ, क्योंकि मुझे पता था कि तैयारी करके भी गई हूँ और बाद में भी हफ्ता या 2 हफ्ते हैं उसमें करूंगी। तो मैंने अपनी सोशल लाइफ को भी अटेंड किया। लेकिन उसके लिए आपको प्री प्लान करना है, आपको अपने प्रॉफ की डेट्स पता है, आपको कजन की शादी की डेट भी कम से कम 3 महीने पहले तो पता चल चुकी होती है। अगर उन दो चीजों में क्लैश आ रहा है कि आगे पीछे की डेट्स हैं, अगर सेम डेट में, तो ऑब्वियसली यू हैव टू लीव। यहाँ मैं बच्चों को देखती हूँ कि जो ब्लॉक एग्जाम छोड़ देते हैं क्योंकि जी बहन की शादी थी। आपके पेरेंट्स ने क्यों रखी बहन की शादी ब्लॉक एग्जाम्स में? आपको तो साल के शुरू में बता दिया गया कि जी मार्च अप्रैल अप्रैल के स्टार्ट में आपका ब्लॉक एग्जाम आएगा, देन द शादी शुड नॉट बी इन दोज डेज। और अगर स्टिल है तो वो रात को है, करो सुबह को पेपर अटेम्प्ट, और क्या हो सकता है? यू हैव टू प्रायोरिटाइज व्हाट योर प्रायोरिटी इज। वो शादी करके खुशी खुशी चली गई अपने घर, और आप यहाँ पे सप्ली लेके बैठे हुए हो। किसका नुकसान हो रहा है? आपका अपना हो रहा है। फिर अगर कोई स्ट्रेसेस हैं बेटे, तो उन्हें प्रोएक्टिवली, यानी कि उसके लिए इनिशिएटिव लो कि यस दिस इज अ स्ट्रेस, पहले उसको आइडेंटिफाई करो और फिर उसके ऊपर काम शुरू करो। इस पे हम आगे बात करते हैं। वर्क स्मार्टर नॉट जस्ट हार्डर। ये जस्ट का वर्ड है बीच में मैंने डाला। आजकल स्टूडेंट्स कहते हैं मैम वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। नो, नॉट जस्ट हार्डर। हार्ड वर्क के बगैर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। स्मार्ट वर्क ये होगा कि ओके टॉस को देख के ये चीजें पढ़ ली और बाकियों को छोड़ दिया। दिस इज स्मार्ट वर्क, बट दिस इज नॉट हार्ड वर्क। पेशेंट जब आएगा तो आप, वो एक बड़ा लतीफा मशहूर नहीं है कि सॉरी ये वाला जो बीमारी थी ये मैंने चॉइस पे छोड़ दी थी। आप ये कह सकते हो? कभी किसी को ये कहते हुए सुना है? ऐसा नहीं होता बेटे। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, बट इन अ स्मार्ट वे। कि आज मेरा तो मूड होता था कि आज मैंने रेस्पिरेटरी डिजीज पढ़नी है, तो आई वुड रीड अबाउट देम। आज मैंने पैथोलॉजी जो है वो स्किन रिलेटेड पढ़नी है, तो मैं फिर वो पढ़ रही होंगी। मैं मूड के लिहाज से पढ़ती थी। तो ये मेरे लिहाज से स्मार्ट वर्क था कि जिस वक्त मेरा दिल कर रहा है मैं उस वक्त पढ़ रही हूँ, और वो सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता था। तो आई वुड मेक सो मच आउट ऑफ दैट स्मॉल टाइम, क्योंकि मैं इस वक्त मेरा माइंड कंसीव कर रहा है, वरना इट्स जस्ट ब्लफिंग विद योर ओन सेल्फ। एम्ब्रेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपैशन। कि आप सबसे पहले तो इस चीज को, अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी वेल बीइंग के साथ साथ अपनी ब्यूटीफुलनेस और अपनी यू नो अपनी रियलिटी को एम्ब्रेस करो कि व्हाट यू आर, व्हाट यू कैन डू, व्हाट आर योर लिमिटेशंस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, and how to maximize the use of your strengths, and how to minimize your limitations or weaknesses, how to take advantage of your strengths, and how to limit your limitations in a way that they do not affect your productivity.
ये बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ, मुझे पता होता है कि 8 बजे मेरा लेक्चर है एंड आई वुड स्पेंड द होल डे डूइंग हाउस चोर्स, बट मैं रिवाइज नहीं कर रही थी। तो मैंने फिर रिवाइज किया इन सब चीजों को इफ्तारी के बाद, क्योंकि मुझे था कि वो मैं फ्रेश जाके फिर बोलूंगी, मुझे फिर उसके वक्त उस वक्त मुझे ये नहीं होगा कि मैंने ये बोलना या ये नहीं बोलना। तो ये चीजें जो आपकी है ना, आप जब इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज कर लोगे, आप उन सब चीजों को उन कंपार्टमेंट्स में रखना शुरू कर दोगे, तो तभी आप सक्सेसफुल लाइफ जो है वो आपकी दोनों साइड्स के ऊपर होगी, दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर, के वर्क और जो फैमिली या होम लाइफ है आपकी, उन दोनों के अंदर, और पर्सनल लाइफ, इन दोनों चीजों के अंदर आपके बैलेंस आएगा, सक्सेस आएगी। ठीक है। देखो मैसेज यही था कि प्रायोरिटाइज करो कि चाहते क्या हो जिंदगी में आप लोग, और फिर इन सब चीजों को मैनेज करके चलोगे, तो तभी आपका जो काम है वो एफिशिएंट भी होगा, कि आप कम मेहनत के साथ एफिशिएंट वर्क कर रहे हो, और आपकी जो यील्ड है वो बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। अच्छा जी, हम आज तक एंजाइटी और बर्नआउट को, या स्ट्रेस और बर्नआउट को ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, बट ये इसके डिफरेंसेस हैं, आप लोग पढ़ो इसको। जी, कोई इन डिफरेंसेस का जो मेन जिस्ट है कि हाउ दीज टू डिफरेंशिएट, वो एक पॉइंट बता सकता है मुझे? एनीवन? एनीबॉडी होम? नहीं बेटे, हसाम, डिप्रेशन नहीं, मतलब कि स्ट्रेस और बर्नआउट में फर्क क्या है? इन दोनों चीजों के अंदर एक फर्क है, कि अगर वो फर्क अभी आपने अचीव कर लिया तो बर्नआउट है, नहीं किया तो बर्नआउट है या स्ट्रेस है, वो वाली बात बताओ। इन बर्नआउट यू स्टॉप केयरिंग अबाउट द थिंग्स दैट स्ट्रेस यू। यस, ये बात है। वेरी गुड। ये कौन बेटी है या बेटा है? आमना इरशाद, वेरी नाइस। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, कि आप जब स्ट्रेस्ड होते हो ना बेटे, तो आप ओवर थिंक कर रहे होते हो, ठीक है ना, ओवर एंगेजमेंट जैसे लिखा हुआ है, रिएक्टिव और ओवर रिएक्टिव इमोशंस होते हैं। मतलब अब आपको इम्तिहान का स्ट्रेस, आप कह रहे हो मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं जल्दी जल्दी, मोबाइल भी देख रहे हैं, लैपटॉप भी खुला है, बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, फोन पे भी पूछ रहे हो, मोबाइल पे दोस्त को, वो तुमने ये पढ़ लिया यार, ये क्या होता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और फिर एक टाइम आता है कि आप कहते हो ओके आई एम डन, अब मुझसे कुछ नहीं याद हो रहा, आई एम गोना स्लीप। चाहे लेट के मोबाइल पे कोई यूट्यूब देखना शुरू कर दो, बट आपका दिमाग जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। सो बिल्कुल यही बात है कि आप जिस वक्त उस स्ट्रेस के बारे में सोचना खत्म कर देते हो, और आप एक एक अलहदा ही स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो, जहाँ चीजें आपको फील होना बंद हो जाती हैं, और आप अपनी इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, और आप का जो वो डिस्कनेक्शन है वो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को भी इफेक्ट करना शुरू कर देते, दैट इज कॉल्ड बर्न आउट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने हाउस वाइफ को देखा होगा, वो बेचारियां ड्रामों में भी दिखाते हैं कि जी वो बर्तन धो रही हैं, धो रही हैं, धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, वो उनकी पूरी पूरा दिन यही है, हांडी पकाना है, बच्चे स्कूल भेजने हैं, होम घर आएंगे, उनको लंच देना है, होमवर्क करवाना है, सुलाना है, नहाना धोना, दे कीप ऑन गोइंग इन सर्कल्स। ये उनका साइकिल ऑफ लाइफ इसी तरह चलता रहता है, तो एक टाइम आता है दे गेट बर्न आउट, डिप्रेशन में चली जाती हैं, या कुछ भी इसी तरह। आप अगर सिर्फ पढ़ते ही रह जाओगे तो इवन दैट वुड लीड टू बर्न आउट।
अच्छा, किसी ने ये नोट किया है कि आप फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी सोशल, तो रोज शाम को अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड या आपका बेस्ट फ्रेंड या आपका ग्रुप जो है वो ये कहना शुरू करे कि हम रोज शाम को मिला करेंगे, टाइम नहीं बताया कि कितनी देर के लिए मिलना है, बस मिलना जरूरी है। आपके लिए शुरू में एक दो दिन, वो शायद हफ्ता 10 दिन बहुत चार्मिंग होगा कि यार यस वी आर मीटिंग एवरी डे। या अच्छा ये भी छोड़ दो, आपने रोज शाम को 6 बजे से 6:30 बजे तक आपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ व्हाट्सएप वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है। कितने दिन वो चार्मिंग लगेगा मुझे बताओ, डेज में बताना है। 5-6 डेज मैक्स, फिर उसके बाद क्या होगा? यही कौन बच्चा है जिसके दोस्त नहीं? आप मुझे दोस्त बनाओ हफ्सा, मैं आपकी दोस्त बनूंगी। हम्म। अच्छा, उसके बाद आपकी सोशल बैटरी खत्म हो जाएगी, स्टार्ट टू लूज इंटरेस्ट, बिल्कुल। आई विल स्टार्ट फीलिंग लाइक अ, हाँ एग्जैक्टली, इट विल स्टार्ट फीलिंग लाइक अ चोर, यस एग्जैक्टली, कि आपका वो एक कोई जिम्मेदारी बन जाएगी ना कि आप वो चीज कर रहे हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। तो एग्जैक्टली दिस इज द फेज वेयर यू स्टार्ट, लेकिन वो आपके लिए कंपल्जन है कि आपने वो 6 से 6:30 रोज वीडियो कॉल करनी है, तो एक टाइम आएगा कि it would lead to burnout. You would stop caring what is happening around you, and you will feel disconnected from that session. Or I believe that everyone will be facing that burnout, but we don't identify it. That is a problem. Very good. सो द मेन इसका जो जिस्ट है वो यही था। बाकी ये कि रिएक्टिव और ओवर रिएक्टिव इमोशन, सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड हाइपर एक्टिविटी, lost or diminished energy because we are draining, we are utilizing the energy for this, and it leads to anxiety and physical tolling, यानी कि वो आपके ऊपर एक बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, ये भी चीज वो भी चीज वो भी चीज, and when you are stressed or you are you know at the verge of having anxiety, that is the time when everything seems like a mountain. You just cannot escape from the reality, और हर चीज आपके सामने आके ऐसे खड़ी हुई हो रही होती है। इन केस ऑफ बर्न आउट आप डिसंगेज हो जाते हो अपने सराउंडिंग से। ब्लंटेड और डिस्टेंट इमोशंस, यू जस्ट डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग, होना है हो जाए, नहीं होना ना हो, आई डोंट केयर। तो बेसिकली वो जो आई डोंट केयर होता है ना, दैट इज नॉट एंजाइटी, दैट इज बर्न आउट। सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, you know that you need help, but there is no one to help you because you are not used to seeking help. So this is when it leads to burnout. Motivation is lost or diminished and it leads to feeling depressed, and emotional tolling इसके अंदर भी हो रही है। उसमें फिजिकल टॉलिंग है, मतलब आपके सब काम जमा होते जा रहे हैं, इसमें इमोशनल टॉलिंग है। apparently you are free, you have nothing to do, आप फारिग बैठे हुए हो, घर वाले भी आपको, पेरेंट्स भी कह रहे हैं क्या कर रहे हो, बैठे ही तो रहते हो पूरा दिन, बट आप उस बर्न आउट में हो। नो वन इज एक्चुअली सीइंग, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ओनली यू आर फीलिंग इट। व्हाई यू आर फीलिंग इट, दैट आई हैव ऑलरेडी चॉक्ड आउट। सो साइंस ऑफ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एनी एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसमें बेसिकली यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप अपने जो डेली जो काम है वो आपके इफेक्ट होना शुरू होते हैं, फिर आप आहिस्ता 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 अपने इर्द गिर्द के लोगों से डिसोसिएट होते हो, उनसे दूर होना शुरू होते हो। फिक्सेशन ऑन फियर ऑफ नेक्स्ट पैनिक अटैक, अगर आप में से किसी ने किया है, इफ यू फील लाइक टेलिंग मी, आप में से किसी को कभी पैनिक अटैक हुआ है, like the real one, when you need to be taken to a hospital or you need to take some meds? Yes, during COVID, बिल्कुल। वो एक बहुत अजीब टाइम था। जी, ठीक है ठीक है, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन। जो बच्चे चैट में बता रहे हैं या हैंड रेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है बेटे। वो टाइम ही ऐसा था कि अच्छे अच्छों को हुआ है, हम भी सब एक स्टेट ऑफ पैनिक में ही थे। लेकिन ये जो पैनिक अटैक है ना, ये एक डिफरेंट चीज होती है, और ये इसमें आपके ब्रीदिंग और पैल्पिटेशंस और अच्छा, हमना
हाँ, ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे लिए वो एक वो फियर ऑफ अननोन होता है ना। हमें लग रहा होता है कि पता नहीं इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट विल हैपन इफ वी फेल टू क्लियर एमडी कैट। बिलीव यू मी, आई अपियर्ड इन एमडी कैट, आई अपियर्ड फॉर वंस, but I got admission in medical college after 2 failed attempts. So this is not end of the world. अल्हम्दुलिल्लाह यू ऑल आर मेडिकल स्टूडेंट्स नाउ, अब तो यही कहा जा सकता है। लेकिन जो योर रोल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एज अ काउंसलर एज वेल, कि अब आपके घर में या आपके कजन्स में या आपके इर्द गिर्द कोई नेबरहुड में जो लोग आपसे आके पूछते हैं, तो उन्हें कहो कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका शौक है, पैशन है, मगर यही नहीं है, हम बन के क्या कर रहे हैं। तो उस चीज के लिए भी आपने तैयार करना होता है लोगों को। तो लोग पैनिक अटैक में चले जाते हैं और उनकी ब्रीदिंग डिसऑर्डर आ जाता है उसमें, और पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ईसीजी तक डिस्टर्ब हो जाती है। दिस इज अ पैनिक अटैक। और इसके अलावा वो उनको उस टाइम पे कुछ याद नहीं होता कि व्हाट दे हैव बीन थ्रू, व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। irrational fear and avoidance of a harmless object, place or situation। मतलब फोन की बेल से आपको फिर वो एंजाइटी शुरू हो जाएगी, कि अगर आपने कोई बुरी खबर फोन पे सुन ली, तो एवरी टाइम यू हेयर द रिंग ऑफ अ बेल, तो ऑफ अ फोन कॉल, तो यू विल गेट एंजाइटी। दिस हैपन्स व्हेन सम पीपल लूज देयर लव्ड वंस, तो उनको हॉस्पिटल से एंजाइटी शुरू हो जाती है। साइट ऑफ एम्बुलेंस, people get into accidents and they develop fear of of traveling। तो ये बहुत सारी चीजों से हो सकती है। आउट ऑफ द ब्लू पैनिक अटैक्स, एम ही बैठे बिठाए कुछ भी नहीं है, चलो एंजाइटी पैनिक अटैक कर लेते हैं, ये वो वाले होते हैं। बिल्कुल नॉर्मल बैठे होंगे लोग और अचानक उनके साथ ये हो जाएगा। रिकरेंट नाइटमेयर, फ्लैशबैक्स, नंबिंग ऑफ पास्ट ट्रॉमा, या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस किसी भी किस्म की हो रही है, तो दिस इज ऑल साइन ऑफ हैविंग एंजाइटी। और अब वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, वो फिर एक अलग कहानी है। बट हैंग इन देयर, यू कैन फिक्स इट अप टू सम लेवल। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करो कि इट एग्जिस्ट और नॉट। अगर है तो उसे एक्नॉलेज करो कि बिल्कुल है, क्या बड़ी बात है, इंसान है। नबियों को अगर एंजाइटी हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी तड़प तड़प के, तो हम तो कुछ भी नहीं है। सो आपने उस चीज को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके लिए आपने स्टेप्स लेने हैं। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इट कुड बी एनीथिंग, ये जो यहाँ दिखाई हुई है पिक्चर में, इट कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी ब्रीदिंग टेक्निक। ये क्या होती है, किसी को पता है ब्रीदिंग टेक्निक्स में से जो एक बहुत वो मशहूर है, 5-5-5 का रूल होता है। 5 ब्रेथ्स 5 टाइम्स और 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है, और नहीं, 5 सेकेंड्स में आपने ब्रीद इन करना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है, एंड 5 सेकेंड टू रिलीज दैट ब्रेथ। ठीक है, तो दिस इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अपनी स्लीपिंग रूटीन को करें मॉनिटर। अर्ली टू बेड की आदत बनाएं, तो फिर ही अर्ली टू राइज होगा। तो focus only on the present, what is happening around. This is what you can control. You cannot change your past, you cannot control your future. Irritated mood all the time and in general mood swings। हफ्सा बेटे, सॉरी, हफ्सा बेटे, इसमें बेसिकली ये होता है कि आप पहले तो आइडेंटिफाई करो कि क्यों इरिटेटेड हो, किस चीज से इरिटेट हो रहे हो, नंबर 1 तो ये है। ठीक है, फिर जब आपने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो देखो हर वक्त तो आपके पेरेंट्स भी नहीं समझते ना आपको, कि आपका इरिटेटेड मूड है, तो कहेंगे कि हम क्या करें, कोई भी नहीं समझता। और अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे, तो नो वन इज एवर गोना अंडरस्टैंड यू। ठीक है, तो हर बंदा हर वक्त आपके टेंट्रम्स को नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये मैं इसको टेंट्रम ही कहूंगी। कि एक तो चीज है कि जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, एक वो बात है, और एक इरिटेशन की बात है। इट्स लाइक एन एलर्जिक रिएक्शन विच इज टोटली नॉर्मल फॉर एवरीवन, बट यू आर इरिटेटेड। फॉर एग्जाम्पल, you are irritated by the, what you call it, um,
आप किसी भी चीज से, अब इस वक्त तो मुझे ऐसे कोई नाम भी नहीं जहन में आ रहा कि आप इरिटेट हो रहे हो, लेकिन वो टोटली नॉर्मल है औरों के लिए। ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि लोग आपको ही ब्लेम करेंगे कि यार इसका मसला है, हमें क्या। तो आप और ज्यादा इरिटेट हो गए। तो आपने उस चीज को आइडेंटिफाई करके आपने उसके ऊपर कंट्रोल खुद करना है। आप डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को उस चीज से, उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए खुद को डिटैच करो और बात करो उसके बारे में, जिससे भी करना चाहते हो कि देखें मैं इस चीज से इरिटेट होती हूँ। मतलब जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जैसे कोई है कि जिसको खाने के चबाने क्रंची फूड होता है उसकी आवाज से, हाँ एग्जैक्टली exactly, मेरी फ्रेंड है और उसकी बेटी कहती है कि जैसे खीरा खा रही है वो, तो उसकी क्रंच की आवाज होती तो या कोई स्नैक्स हैं तो उसकी क्रंच जो होती है ना च्यू करने पे, तो दैट लिटिल गर्ल गेट्स इरिटेटेड बाय दैट। तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग। अब कोई सैलेड खा रहा है तो क्रंच की तो आवाज आएगी। तो उसने उससे कहा कि देखो बेटे दिस इज नॉर्मल। शी टॉक टू हर मदर एंड हर मदर मेक हर रियलाइज के दिस वुड कॉज यू सोशल डिस्कम्फर्ट। तो तुमने इस चीज के लिए खुद को ट्रेन करना है। ये तो नॉर्मल है, सबके लिए नॉर्मल है दुनिया भर में। तो आप इस चीज को खुद से आपको ओवरकम करना है कि एक तो चीज आपको कोई तंग कर रही है, वो इरिटेशन है या वो एक्चुअल प्रॉब्लम है, इसको आपने खुद से वो करना है। और मूड स्विंग्स बेटे, ये तो बड़ी जैसे कहते हैं ना कि बड़ी रीसेंट टर्म है आइडेंटिफाई हुई। तो मूड स्विंग्स जो हैं वो दे आर द सेम एज इरिटेशन। मतलब आपको बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है, व्हाई वुड एनीवन केयर कि आपको बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है। तो ये चीज ऐसे नहीं होती। आपने इन चीजों के लिए खुद को, अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज से इरिटेट हो के आपके फिर आपको गुस्सा आता है, तो आप उस सिचुएशन से खुद को डिसोसिएट कर लो, वहां से उठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रायोरिटाइज फिजिकल हेल्थ पे भी, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स कि आप को कई मर्तबा अपने फियर्स के साथ खुद फाइट करना पड़ता है। आपको जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक और मुश्किल लग रही है, जस्ट फेस इट। ठीक है, जस्ट फेस इट फॉर वंस। हैव यू सीन, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि लोगों को क्लिफ डाइविंग नहीं पसंद और वो धक्का दे देते हैं उनके इंस्ट्रक्टर। अच्छा जी, स्विमिंग का खौफ है, स्विम नहीं करना हमने, वो स्विम के लिए वो डीप सी डाइविंग कर लेते हैं वो लोग। इसी तरह फ्री फॉल, वो हेलीकॉप्टर से उन्होंने धक्का दे दिया जी पैराशूट बांध के, और फिर पैराशूट खोला उस बंदे ने वक्त पे। सो यू फियर अ सिचुएशन अंटिल यू फेस इट। वंस यू आर इन दैट सिचुएशन, देन यू फाइंड वेज टू कोप विद इट। तो फियर ऑफ अनसीन ही तो है जिंदगी में। जिनों भूतों से क्यों खौफ आता है? बिकॉज यू हैवंट सीन देम। वंस दोज हु हैव सीन देम, तो उनका कई मर्तबा खौफ बहुत कम हो जाता है कि ओके दिस वाज इट, अब क्या करें, इसका है तो है, अल्लाह ने जिक्र किया कि ये हैं चीजें। तो हमें उन चीजों से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें नजर नहीं आती जो चीजें, उनसे हम ज्यादा पैनिक होते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड सीक सपोर्ट वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। ठीक है। अब आपका जो एक इसमें था कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स के साथ हमें कैसे डील करना है, तो सबसे पहले तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट कहीं पे भी है, उसके अंदर क्या हो रहा होता है, क्यों हो रही होती है वो टॉक्सिक? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। माइक्रो मैनेजमेंट में लोग पड़े हुए हैं कि जी मेरे डेस्क के ड्रॉर के अंदर चीजें कैसी पड़ी हो, दिस इज माइक्रो मैनेजमेंट। मगर मेरे डेस्क के ऊपर काम आके रुका हुआ है, मैं लोगों को तंग किया हुआ है उस काम के वक्त पे ना होने की वजह से। तो आप माइक्रो मैनेजमेंट में पड़े हुए हो, लेकिन मैक्रो लेवल के ऊपर आपकी चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं। ठीक है। हाई टर्नओवर रेट्स, ये जरा एम्प्लॉयर वाली बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पे से लोग जल्दी जल्दी छोड़ के जा रहे हो, ये भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट की निशानी है। वहां लोग टिकते क्यों नहीं है? ब्लेम कल्चर, नहीं जी मोहिब की गलती है, नहीं जी डॉक्टर अमारा की गलती है, नहीं जी कोऑर्डिनेटर की गलती है, नहीं जी एडमिन की गलती है। गलती असल किसकी है? उस चीज को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम ना करना। ये
नेगेटिव लीडरशिप बिहेवियर, हायर अप्स ही आपके मोटिवेटिंग नहीं है या उन्हीं के कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, आए दिन बातें बदलती रहती हैं, तो उसकी वजह से बहुत नेगेटिव, आप एक चीज के लिए खुद को रेडी करते हो, कल को रूल बदल चुका होता है, तो लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल आता है। अनहेल्दी कंपटीशन, बस एक कंपिटिटिव इन्वायरमेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनड्यू एक्सपेक्टेशंस होना कंपटीशन की, दैट इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। तो ये चीज, लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, इस पे हम बात कर चुके हैं, अगर ये चीज नहीं होगी तो वो टॉक्सिक वर्क कल्चर की तरफ जाएगी। बुलिंग और हरासमेंट हो, फेवरेटिज्म हो, ऑब्वियसली आप लोगों से बेहतर कौन जानता है इन दो चीजों को। एंड द रेजिस्टेंस टू चेंज, कि एक इंसान ये कह दे या एक इदारा या एक यूनिवर्सिटी या एक नेशन ये कह दे कि नहीं, वी आर नॉट विलिंग टू चेंज, तो बस वहाँ डेथ है, वहाँ आप इमोशनली और मेंटली डेड होते हो, बस फिजिकली जिंदा होते हो। व्हाट टू डू इन सच एनवायरनमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये यहाँ से आपके टेक होम मैसेजेस हैं। रिकग्नाइज सच एनवायरनमेंट अर्ली, अब आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको अवॉइड कर सकते हो एज मच एज पॉसिबल, अपने आप को काम तक लिमिट करो और उस एनवायरनमेंट की इस सब गलत बातों से बच जाओ। स्टे प्रोफेशनल एंड मेंटेन बाउंड्रीज, बिल्ड अ पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट सीरियस इश्यूज, बड़ों से जाके बात करना इफ़ यू हैव मेंटरिंग। मैंने आज जो आप लोगों से जो फॉर्म फिल करवाया था उसमें ओवर 70% ऑफ द पीपल सेड दैट यस दे हैव मेंटरिंग फैसिलिटी अवेलेबल, तो आप उनसे जाके बात करो कि हाउ टू डील विद सच थिंग्स। और आपके इर्द गिर्द आपके लाइक माइंडेड और पॉजिटिव लोग हों, अब लाइक माइंडेड तो गैंगस्टर्स भी होते हैं, सबने बैंक लूटना है, लोगों को कत्ल करना है, ये लाइक माइंडेडनेस है। बट फिर वही बात है कि रिफ्लेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये सारा कुछ जब होगा तो फिर आपको राइट एंड रॉन्ग का पता चलेगा। फोकस ऑन योर ग्रोथ, मैनेज स्ट्रेस, अब आप इस सारी सिचुएशन के अंदर अपने स्ट्रेसेस को, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को मैनेज करके अपनी ग्रोथ कैसे कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। कई मरतबा घर की इन्वायरमेंट टॉक्सिक होती है, यू आर नॉट एट इक्विलिब्रियम विद योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स, they might have undue expectations from you, they don't, they would identify you as their daughter or as their son but not as a human being। हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, हर इंसान का एक यील्ड पॉइंट होता है कि जहां तक वो स्ट्रेस और स्ट्रेन को बर्दाश्त कर सकता है, अदरवाइज आफ्टर दैट, आप लोगों ने फिजिक्स में यंग्स मॉडुलस पढ़ा होगा, उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है, वो उससे ज्यादा खिंच नहीं सकता। तो उस चीज को, अब बड़ों को तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम उन्हें कुछ कहेंगे तो वो भी गुस्ताखी होगी, वो रियलाइज ही नहीं करते, देयर इज जनरेशनल गैप, ठीक है, एंड दे फाइंड प्रिविलेज टू येल एट अस, तो दिस हैपेंस इन एवरी हाउस होल्ड। लेकिन आपने उस चीज से खुद को डिसोसिएट कैसे करना है और आपने अपने आप को उस चीज से बचाना कैसे है पहले, तो फिर डिसोसिएट करोगे, तो ये आपका काम है। एंड नो व्हेन टू वॉक अवे, यही जो मैंने अभी बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस टुडे, आपने ऐसे ही रहना है, आप रहें, तो मैं हाजिर हूँ, जहां जहां आपको मेरी जरूरत होगी, आई एम देयर फॉर यू, बट सॉरी आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर। तो आई एम गोइंग टू, उस सूरत में ये होता है कि यू आर गोइंग टू हैव अ रिलेशनशिप ऑफ अ काइंड इन विच यू ब्लॉक द नेगेटिव एनर्जी, और आप उस नौबत को ही ना आने दो कि जब आर्ग्यूमेंट से वो बात जो है वो एक आर्ग्यूमेंट से वो बढ़ के एक क्या कहते हैं कि अ, लड़ाई तक बात पहुंच जाए, बहस से बढ़ के वो लड़ाई तक पहुंच जाए। लास्ट जो इसका आपका था वो इमोशनल इंटेलिजेंस था, अब ये एक बहुत न्यूअर टर्म है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, इट इज एबिलिटी टू रिकग्नाइज, understand and manage your own emotions while also being aware of and influencing the emotions of others। पहले तो आपको पता हो कि आप हैप्पी हो, ठीक है, आपकी वो हैप्पीनेस जो है वो आप किसी बात पे खुश हो, तो आपने उसकी वजह जानी, ठीक है, आप खुश हो, फिर आपने उस खुशी को सेलिब्रेट करना है। अब उस सेलिब्रेशन में आप औरों को शामिल करो, अब आप किस तरह औरों को शामिल करोगे उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है।
अब हो सकता है कि किसी के कोई हेल्थ इश्यूज हो, किसी के घर में कोई डेथ हुई भी हो, तो आप अपनी खुशी के चक्कर में उसको तो नहीं कहोगे यार अच्छा कोई नहीं, फौत हो गए तो क्या हुआ, तुम तो आओ ना बर्थडे पे मेरी, या लेट्स पार्टी। तो ये तो नहीं होता। तो आपने औरों के इमोशंस को कैसे अपलिफ्ट करना है, आपका रोल एज अ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स अदर्स जो है उसको रियलाइज करके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करनी है, अपने चीयरफुल तरीके को आगे स्प्रेड करना है। ये नहीं कि जब उदास हो तो अपनी, या किसी बात की वजह से अपसेट हो, डिस्टर्ब्ड हो, तो वो नेगेटिविटी स्प्रेड करो। हाँ, औरों के साथ मिलके कि यार मैं उदास हूँ, चलो लेट्स हैंग आउट, वी आई फील बेटर एंड यू माइट ऑल्सो हैव अ गुड टाइम, तो तुम मुझे थोड़ा चीयर अप करो। तो आपने अपनी नेगेटिविटी को भी औरों के साथ कैसे शेयर किया, और उनकी पॉजिटिविटी विदाउट एग्जॉस्टिंग देम कैसे शेयर की और खुद को अपलिफ्ट किया। तो ये टू वे ट्रैफिक चलती है इसमें। इसमें जो फंडामेंटल कैपेबिलिटीज हैं वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स। जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं वो क्या होता है कि आपको अपने इमोशंस रीड करने आने चाहिए। आप खुश हो, उदास हो, क्या हो, क्या नहीं हो, वही चीजें आपकी वर्क और पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा आपकी जो इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है वो होनी चाहिए कि आपकी क्या उसमें रोल है। और एक अपने बारे में अच्छा सोचना, ये नहीं कि बस हवा भर जाए वो बारे में, वो चीज नहीं। मैं एक अच्छा लीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। हर कोई अच्छा लीडर नहीं है, लेकिन अगर हर कोई अपने आप को लीडर समझना शुरू हो जाए तो देन देयर विल बी क्लैश ऑफ टाइटन्स। उस चीज से भी बचना है। ठीक है। फिर सेल्फ मैनेजमेंट, उसमें आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। किधर तक बोलना है, कब तक बोलना है, किससे क्या बोलना है। ठीक है। फिर ट्रस्ट वर्दीनेस, आपकी ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। फिर इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, टू एक्सेप्ट न्यू चेंजेस, मॉडिफाई करना खुद को। फिर आपकी अचीवमेंट ओरिएंटेशन, कि जो आपने अचीव करना है या कर चुके हो या कर कर रहे हो, उस सबको भी आइडेंटिफाई करना। और फिर आगे के लिए इनिशिएटिव लेना कि अच्छा नाउ आई विल डू इट, नाउ आई कैन डू इट, नाउ आई विल हेल्प हिम, नाउ आई विल ब्रिंग दिस चेंज। तो ये चीजों के इनिशिएटिव लेना ताकि आप खुद को मैनेज कर सको। देन इज योर सोशल अवेयरनेस, एम्पथी, आप औरों के साथ शो करो। हम सिंपथाइज तो कर, हाय बेचारा, ओ हो ये हो गया उसके साथ, हाउ यू नो सैड, बट एम्पथाइज के नहीं, उसके साथ बहुत मुश्किल वक्त है तो लेट्स हेल्प हिम। ये हम बहुत कम उसमें कहते हैं। हम किसी को तकलीफ में भी देख के बस उसे कॉर्नर करके और वहां खड़े होके अफसोस करेंगे एंड देन वी विल वॉक अवे, और वी वोंट केयर हमारे किसी, हम आप लोगों में से आई एम श्योर कि सबने किसी ना किसी रिलेटिव की फैमिली में डेथ तो देखी होगी कि आप जनाजे पे गए हो, वहां लोग क्या कर रहे होते हैं। उसे मैंने कहा ये बहुत अफसोस हुआ, और वहां मुड़ेंगे तो ही हा हा हु खाना, वहां से उठ के शॉपिंग पे जाना है, और वहीं बैठे बात कर रहे होंगे। आप जरूर जाओ, आप हैंग आउट करो, उस उधर से उठ के आप मूवी देखने चले जाओ, कॉन्सर्ट में चले जाओ। अगर उस वक्त जिस काम के लिए गए हो आपकी बॉडी लैंग्वेज शो तो करे दैट यू आर ग्रीविंग विद हिम और फॉर देम। तो ये चीज आपकी जो सोशल स्किल्स है ना, उसमें सोशल अवेयरनेस है ना, उसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एम्पथाइज करना। फिर इसके अलावा जो आपके सोशल स्किल्स हैं उनमें ये चीज आती है कि लीडरशिप स्किल्स हो जाते हैं, हाउ यू इन्फ्लुएंस अदर्स। अब जैसे मोहिब है, वो रावल में रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो मोटिवेट कर रहा है और स्टूडेंट्स को, वो टीचर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। इसी तरह और जो स्टूडेंट्स हैं, सब आप बच्चे हो जो अपने अपने इदारे में आप लोग ये कर रहे हो, तो दिस इज हाउ यू इन्फ्लुएंस अदर्स। फिर आप औरों की डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करो। इसके अलावा कम्युनिकेशन अच्छी करो, कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ये नहीं कि इट्स माई विल, आई वॉन्ट टू डू इट दैट वे। हमारे लिए तो अब हमें ये सुनती हूँ जेंजी, तो ये बहुत आराम से कह देता है, नो आई डोंट वॉन्ट इट, हु आर यू,
What is your identity? If you see yourself in this whole universe, you are not more than a speck. And still you are claiming ke, because I want it that way. No, you are nothing. जब मैं ये चीज रियलाइज करूंगी कि आई एम नथिंग, तो this is the first step where I break my, high self-esteem, and I consider myself equivalent to others, and then I look upon them. यार अच्छा, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, तो इनको भी तो हेल्प चाहिए मेरी, मैं जिंदगी में आने का कोई इनके लिए भी तो मकसद है. दिस इज योर सोशल स्किल. बी द वन हु ब्रिंग्स अ चेंज. ठीक है. एंड ट्राई टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्ड बॉन्ड्स विद योर फेलोज. जैसे अभी मुझे हफ्सा ने कहा ना, जिसको मैंने कहा मैं दोस्त बनाती हूँ, तो इसी तरह से बेटे आप जो हो अपने बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करते हो औरों के साथ. अगर अब तक दोस्त नहीं बने तो अब बनाना शुरू करो, क्योंकि अब ये प्रोफेशनल लाइफ के दोस्त हैं. जो मेरी मैट्रिक एफएससी की दोस्तें थी, कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ करके, कोई किसी ने कुछ किया, अब मैं उनके साथ चिट चैट बहुत अच्छी कर लेती हूँ, बट वो मेरी जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है उसमें वो मेरी हेल्पफुल मेरे लिए नहीं है, अदर देन बीइंग डेंटल पेशेंट्स, और मैं उनको मशवरे दे रही होती हूँ. तो आप जो हो एक दूसरे की कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस हो, सब डॉक्टर्स बन रहे हो, एक इंस्टीट्यूशन से हो, तो अब अच्छे दोस्त, अपने हम ख्याल दोस्त बनाओ जो आपको अपलिफ्ट करें, आपके मोराल को. ठीक है. और इसी तरह ये टीम वर्क और कोलैबोरेशन, कल को रिसर्च करनी है, कल को कहीं ट्रैवल करना है इकट्ठे, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है. एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट स्लाइड, टाइम मैनेजमेंट, जो कि मुझसे नहीं हुआ क्योंकि बहुत लंबा चला गया, और ये 1 घंटे में करवाने वाले जो आपने 7-8 चीज़ें मुझे कही थी, ये वैसे इन हर चीज़ों के ऊपर लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं. तो मैं सिर्फ आपको टेक होम मैसेज होता क्या, और टेक होम मैसेजेस करवाते हुए इतना टाइम लग गया. एनी हाउ, ये मैंने नीचे जो आपको एक लिंक दिया है, दिस इज अ वेरी गुड ब्लॉग, उसमें ये 9 टेक्निक्स लिखी हुई हैं टाइम मैनेज करने की. ठीक है. इनमें से आपने कोई पहले टेक्निक सुनी हुई है? बेटे ये जिसका नाम भी आईफोन है, ये तो आपने खुद करना है ना, मैं आपको फ्रेंड्स तो नहीं बना के दे सकती. बचपन में कैसे दोस्त बनाते थे? स्कूल में जिसको क्रिकेट पसंद था, अगर आप बॉय हो तो ज्यादा लड़के क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये चीजें खेलते हैं, तो आपके साथ जो खेल रहा होता था वो दोस्त बन जाता था. ठीक है. फिर किसी को सेम चीजें खाने का शौक होता है, तो आप उसके साथ वो चीज खाना एंजॉय करते हो, वो आपका दोस्त बन जाता है. किसी के हॉबीज एंड पैशन सेम होते हैं, साइकिलिंग करते थे हम शाम को, गली में खेलते थे, तो वो हमारे दोस्त बन जाते थे. तो वो अम्मी अब्बू ने तो नहीं कोई हमें जोड़ के दिए कि यार ये बच्चा जो है ना ये भी यहाँ पे रह रहा है तो तुम इससे दोस्ती कर लो, ऐसे थोड़ी होता था. आप खुद आइडेंटिफाई करते थे. तो अब 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज में इट्स नॉट अ मैच मेकिंग थिंग कि मैं आपको कहूँ कि आप दोस्त कैसे आइडेंटिफाई करो. इसका मतलब है दैट यू हैव नॉट डेवलप्ड गुड सोशल स्किल्स, यू आर एन इंट्रोवर्ट. आप बात ही नहीं करते लोगों से कि जिनसे आपके शौक पता चले. ठीक है. तो अच्छा जी. अच्छा, लोगों ने जी सुना है, नहीं सुना, प्रोमोडोरो या प्रोमोड्रो भी इसे कहते हैं, पार्किंसंस लॉ भी पढ़ा है, वर्क विल स्प्रेड अक्रॉस द टाइम असाइन फॉर इट. जी, जितना जितनी चादर होगी ना उतने पाँव फैलते जाएंगे. हाउ टू डील विद दिस? बेटे मैंने अभी आपको बताया, आरपीएम का भी सुना है. अच्छा जी. तो फिर जब 3-4 टेक्निक्स का तो आपने बता दिया, जो मैंने अभी डिस्प्ले की हुई है पिक्चर में, ये बताओ कि किसी को इसका पता है ये कौन सी टेक्निक है? फिर नहीं पता. दिस इज कॉल्ड आइजनहावर मैट्रिक्स. ठीक है. ये आइजनहावर मैट्रिक्स है, और मुझे ये इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि ये आई हैव रेड दिस टेबल इन अ बुक, बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन. अच्छा. हाँ बेटे मोहिब, ये जो है ये आइजनहावर मैट्रिक्स कहलाता है.
और ये इसलिए बहुत इजी एक तो बहुत है बनाना, और दूसरा ये कि आप ये एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, एक साल या एक जिंदगी के लिए भी बना सकते हो ना। इट डिपेंड्स अपॉन के हाउ यू वांट टू, अब आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है जिसके लिए आप ये बना रहे हो। तो इसमें बेसिकली जो 4 ब्लॉक्स है ना, इनकी ये हेडिंग्स आप पढ़ो: इम्पोर्टेंट, नॉन इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट। अब जो ये ब्लॉक है लाइटर ब्लू कलर में, इसमें ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ये तो मस्ट डू वाली चीज है। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट टास्क दैट नीड टू बी डन राइट अवे, उसी वक्त करना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट अप्रोचेज यू और उसकी जो है ना, उसको सांस नहीं आ रहा, तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आपने उसकी ब्रीदिंग को रिससिटेट करना है, उसको इस तरह कि उसकी ब्रीदिंग रिस्टोर हो जाए। दिस इज अ मस्ट डू थिंग, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अब कुछ चीजें होती हैं नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो थोड़ा वेट कर सकती हैं, जैसा कि उसका डेमोग्राफिक डेटा। ये मैं एक पेशेंट की मिसाल आपको बता के, या चलें अगर टाइम मैनेजमेंट की बात बताते हैं, क्राइसिस इन द ऑफिस, प्रेसिंग डेडलाइंस। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका टेस्ट के, कल आपका टेस्ट है, तो जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आज के दिन के लिए, अगर आज सुबह से हम शुरू करें तो वो पढ़ना है उस टेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट इज नॉट अर्जेंट, यानी कि जल्दी नहीं है उसकी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपने खाना खाना है, इफ्तारी करनी है, नमाज पढ़नी है, ठीक है। तो अर्जेंट वो इस तरह नहीं है कि आपने जो जो टाइम है उसी के ऊपर करना है उसको, लेकिन ये नहीं है कि आप इफ्तारी के लिए सुबह सहरी के बाद से सोचना शुरू कर दो कि क्या पकाना है या क्या खाना है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग दैट कैन वेट टिल द टाइम जब वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो जाए। फिर थर्ड चीज है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, कि फौरन करने वाली है लेकिन जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे वो चीजें जो आप डेलीगेट कर सकते हो ना, कि शेड्यूलिंग मीटिंग्स या अपॉइंटमेंट्स, कि वो हैं तो अर्जेंट लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कि आपने मतलब आपने किसी डॉक्टर को दिखाना है, दैट इज अर्जेंट, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट वो कैसे होगा कि आप अब कैसे उस डॉक्टर को अप्रोच करते हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट उसमें क्या है कि आपने स्किन का कोई मसला है, पेट में दर्द है, आपने डॉक्टर को दिखाना है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, ये ऑरेंज में जो डिलीट करो, ये आपके स्कैवेंजर्स हैं, ये आपका टाइम खाते हैं। पर्सनल फोन कॉल्स एंड सोशल मीडिया, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नेगेटिव पीपल अराउंड यू, ये भी तो बहुत बड़े स्कैवेंजर्स हैं, दे शुड बी डिलीटेड फ्रॉम योर लाइफ, नॉट एज अ पर्सन, गोली नहीं मार देनी उनको, बट ये है कि आप उनको ब्लॉक कर देते हो, कि बस उनके साथ प्रोफेशनल डीलिंग रखनी है, उनको अपनी जिंदगी में पेनिट्रेट करने का मौका नहीं देना। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, दिस इज अ वेरी गुड ग्रेड कह लो, इसको मैट्रिक्स कह लो, ये आइजनहावर 3rd नंबर वाला है। जस्ट गो थ्रू दिस, ये जो USA.edu ब्लॉग है, ये इस पे ये सारी टेक्निक्स डिटेल में लिखी हुई, बड़े मजे की लिखी हुई है, ऐसी छोटी छोटी सी हैं और बहुत अच्छा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट्स ओके नॉट टू बी ओके, you have to realize the crux of today's story was is कि आपको जहाँ हेल्प चाहिए, जहाँ एडवाइस चाहिए, जहाँ सपोर्ट चाहिए, जहाँ टिप्स चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ये सब देने के लिए आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं। इट्स जस्ट दैट यू शुड बी ओपन टू आस्क फॉर हेल्प। इट डज नॉट मेक यू एनी लेस देन अ ह्यूमन बीइंग और एनी लेस देन योर फेलोज। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने हेल्प लेनी कब है और किससे लेनी है। अच्छा जी, हसाम ने क्वेश्चन किया, इन दिस सोसाइटी इफ बॉयज शेयर दीज फीलिंग पीपल थिंक दे आर वीक, दैट इज व्हाई आई डोंट स्पीक अप। नो, ये तो स्टिग्मा है। ये जो बातें होती है ना कि औरत ये नहीं कर सकती और आदमी रो नहीं सकता, ये स्टिग्मास होते हैं बेटे। एज अ ह्यूमन हमें अल्लाह ताला ने आपको एक डिफरेंट कैपेबिलिटी दी है, मोहिब को एक अलहदा दी है। इन मेन इवन देयर आर कैटेगरीज, everyone has their own strength and weakness.
तो ये कह देना कि दैट्स व्हाई आई थिंक मेन हैव हायर रेशियो ऑफ हैविंग हार्ट अटैक्स इन फीमेल्स, क्योंकि वो वेंट आउट नहीं करते। तो सोसाइटी कहती है अगर, तो यू शुड बी द वन हु ब्रिंग द चेंज। यही तो मैंने पहले कहा है कि आप चेंज ले आओ सोसाइटी में। तो इसलिए इस चीज की वजह से आपको एक चीज का पता है ना कि इस्लाम से लेके दुनिया का कानून ये कहता है हर लेवल के ऊपर कि आप बात करो अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ, मशवरा लो। अल्लाह ताला कहता है कि खैर मुझसे मांगो इस्तिखारे में और मशवरा लोगों से करो। ठीक है, और फिर सोच के खुद इम्प्लीमेंट करो। मशवरा ले लिया, आपको मैंने भी दे दिया, आपके कोलीग्स ने भी दे दिया, पेरेंट्स ने भी दे दिया, यू आर एन एडल्ट, थिंक वाइजली एंड एक्ट अपॉन ऑन इट। तो दुनिया कह रही है तो फिर आप भी अगर वही करो तो कल को आप भी दुनिया बन जाओगे, यू विल ऑल्सो बिकम अ हर्ड। ठीक है, अच्छा जी। The session is open for questions. If you have any question, please feel free to ask. मोहिब, आप बेशक, अब ठहरे मैं कर देती हूँ स्टूडेंट को। अम, आप अनम्यूट की ऑप्शन दे दें। हाँ जी। जी बेटे, अब आप बोल सकते हो। हफ्सा, आप क्या कह रहे हो? यू कैन स्पीक अप। आप लोगों को भी तो सुनूं ना मैं। जी बेटे, आमना इरशाद, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि यही तो बेटे मैंने इतना देर आप लोगों को यही तो बात बताई है कि आप हाउ आर डॉक्टर्स एक्सपेक्टेड टू गिव ऑप्टिमम केयर टू देयर पेशेंट्स when they themselves are overworked, burnt out and exhausted. So it means that you need a break, you need help. So as a doctor, first realize that you are also a human being. ठीक है, आप लोग तो अभी स्टूडेंट्स हो। वंस यू विल बिकम डॉक्टर्स, मैंने बात यहीं से शुरू की, देन यू विल रियलाइज कि सोशल लाइफ के इश्यूज क्या हैं। फिर जब आपको उन चीजों का पता चलेगा तो इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट्स ओके टू डिसोसिएट। आप रोज पढ़ने में, रोज जॉब पे जाके भी बर्न आउट हो जाता है आपका। तो टेक टाइम आउट, वेकेशन पे चले जाओ 5-6 दिन के लिए, घर में ही रुक जाओ चाहे। लेकिन अब वो बात है कि स्टूडेंट लाइफ में ये चीजें करना मुश्किल होती हैं, तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज में कुछ ऐसा इनकॉर्पोरेट करते हो। इवन कि प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं छुट्टी लेके कहीं नहीं जा सकती, मैं कितना ही चाह रही हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकती। तो बहुत सारी लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं। व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर मेडिटेट करो, ऐसी एक्टिविटीज करो जो कि आपको हल्का फील कराए। और फिर आपके जो हैं वो चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। अपने टाइम को मैनेज करो। और मैंने तो इंस्टाग्राम को बहुत लिमिट कर दिया है। तकरीबन 2 महीने हो गए। और उस पर टाइम तो चलो जो वेस्ट हो रहा था सो हो रहा था। एंड आई वॉज आई बिलीव कि आई वॉज गेटिंग इनटू डिप्रेशन कि यार वो लोग तो वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और मैं अपने घर में ही बैठी हुई हूँ। ऑल्दो के बैठी हुई हूँ, कुछ नहीं कर रही। मैं वेकेशन पे नहीं जा सक रही या कुछ भी, लेकिन अब क्या करेंगे, नहीं जा सक रहे। आपकी भी तो कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हाँ, जो जो टाइम मिलता है उसको अवेल कर। डाइन आउट कर लिया, कुछ ऑर्डर कर लिया, जो मतलब कि दोस्तें हैं, दोस्त हैं, उनके साथ घूम फिर लिया। ठीक है, पार्टी कर ली। तो ये छोटे 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 आपके लिए ना चंक्स में वो चीज आपको नॉर्मल रखती है लाइफ की तरह। अदरवाइज तो बेटे आप लोगों ने भी कुछ नहीं देखा। व्हेन यू विल गेट इनटू प्रैक्टिकल लाइफ तो आप लोग सर पकड़ लोगे कि यार दोबारा मेडिकल स्कूल ही चले जाएं, वही आसान था। ठीक है।
जी, एनीवन एल्स? This thing a lot from a lot of seniors and other people, that class lectures are not very productive and teachers are just coming to read the slides, and basically you are just there for fulfilling the attendance requirement. So हम्म। what do then? Should we reach out to the teachers that we are not able to connect very well with them? हाँ, बिल्कुल बेटे। देखो मैंने आप अगर मुझे वो याद नहीं है, एक बहुत अच्छी कोटेशन है इससे रिलेटेड कि आप अगर जब बच्चा होता है, आप देखते हो घर में कोई छोटा बेबी है, बहन भाइयों का किसी का, तो वो पहले तो लेटा रहता है ना, फिर वो उठ के बैठना शुरू होता है। जब वो उठ के बैठना शुरू होता है तो आप उसके सामने यूं 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 करके क्लैप करके उसको उंगलियों से पकड़ के खड़ा, 7-8 मंथ्स का हो जाए तो उसको खड़ा करना सिखाते हो। फिर वो जब खड़ा हो जाता है तो वो चीजों को पकड़ पकड़ के खड़ा होता है, तो आप उसको दूर से इशारा करते हो कि आओ मेरी तरफ। तो बीच में स्पेस है एंड ही डज नॉट नो हाउ टू वॉक ऑन हिज ओन, बट आप उसको 1 नॉच ऊपर लेके जाते हो ना। तो आप अपने अगर आपने अगर अपना स्टैंडर्ड ही रखा हुआ है कि आप बैठे सुन रहे हो, तो टीचर तो आके बोलता रहेगा, वो डायडेक्टिक लेक्चर ही रहेगा। आप लोग अगर अपना होमवर्क करके नहीं गए हुए, आप लोगों ने, मतलब अब जैसे आज का सेशन था, यू ऑल हैड एन आइडिया कि आज क्या होना है, क्योंकि आपको आउटलाइन दी हुई है, और ये लेक्चर कोई कॉलेज ने अरेंज नहीं कराया हुआ। आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हो, मुख्तलिफ कॉलेजेस से हो, और आप अपने विलफुली इसको ज्वाइन किया है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप इस तरह की चीज में आते हो, तो इसी तरह क्लास में भी होता है कि अगर आपको पता है कि कल को उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एनसेट्स पढ़ानी है, या आपको उन्होंने एनाटमी ऑफ किसी ऑर्गन की एनाटमी पढ़ानी है, हिस्टोलॉजी पढ़ानी है, तो आप वो पढ़ के जाओ एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर टीचर कि मैम फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। जो क्वेश्चन से वो टीचर वहां से, और टीचर को भी एक आइडिया मिलेगा कि यार ये तो बच्चे पढ़ के आए हुए, तो मैंने बेसिक से अप जाना है। तो जब आप लोगों ने ही अपना लेवल इतना रखा हुआ है, तो टीचर को ऊपर जाने की क्या जरूरत है, वो तो अभी उसी लेवल को मीट करेगा। अब हम जिंदगियां गुजार के बेटे, हमारा लेवल तो अब इतना तो अप हो गया ना आपसे कि मैं चाहूं तो मैं बहुत हाई लेवल बात कर लूं, लेकिन उसका फायदा नहीं है, तो जब तक आपका वो लेवल नहीं आएगा। तो ये सीनियर्स के, मैंने आपको पहले यही कहा कि वो भी यही कहेंगे, व्हाट यू वांट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन इन विच यू आर स्टडिंग, what you want in your personality, what you want as a doctor, this is all dependent upon you. आप उस लेक्चर को सिर्फ सुनने के लिए बैठे हो, तो कई मर्तबा तो कानों में आवाज भी नहीं जा रही होती, वो आप सिर्फ देख रहे हो तो टीचर को यूं करके, कोई आपको साथ यूं करे, यार वो लिख रही होगी, साथ लड़की बैठी और वो आपसे पूछे इन्होंने अभी क्या बोला, एंड यू विल बी लॉस्ट। सॉरी यार, मुझे नहीं पता। आई पर्सनली नो स्टूडेंट्स के जिन्होंने कानों में ईयरबड्स लगाए हुए होते हैं और वो बैठे हुए लेक्चर में होते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उनको क्या पता कि सामने, उनको टॉपिक भी नहीं एट टाइम्स पता होता कि क्या पढ़ा के चले गए। तो ये चीज होती है, आपने अपने लेवल को अप करना है, और आपको बताने वाले, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले सब मिलेंगे, बट आप क्या चाहते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस लेक्चर को। वो अगर वो सिर्फ सुना के जा रहे हैं, तो आप उस सुनने को कितना रिटेन करो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी बेटे, एनीवन एल्स? ओह, वॉच द सीरीज गुड डॉक्टर, हैव यू वॉच्ड इट? हम्म। शॉन मर्फी बनना है? हम्म। देख लो, ये बोलने का मकसद ये था कि आपकी मैडम को भी सब ट्रेंड्स का पता है। बेटे ये तो बहुत बड़ी चीज आपने पूछ ली है। एक दो जुमलों में तो मैं नहीं बता सकती कि हाउ टू बिकम अ गुड डॉक्टर। आई थिंक इफ यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि आज का जो काम था वो किया है, आज जो टीचर ने सिखाया वो किया है, फिर मैं चाहता क्या हूँ, मैं अच्छा डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना है। पढ़ाई में एक्सेल करना है सबसे पहले। जब अभी आप 4th ईयर में जाओगे, अगर अभी नहीं हो 4th ईयर में, तो 4th ईयर फाइनल ईयर में जब जाओगे,
तो आप जितना पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, आपको उनके मसाइल का पता चलेगा, फिर आप में एम्पैथी आएगी, टीम वर्क करोगे, टीम वर्क से आप बहुत कुछ लर्न करते हो. दैट इज द ओनली थिंग दैट मेक्स यू अ गुड डॉक्टर. बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. You will become a good doctor, inshallah. Gee, anyone else? तो आई Inshallah. थिंक कि अगर किसी क्वेश्चंस हैं तो वो पोस्ट कर दें, और आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन. And I am in the group. I am available. Any one of you want any assistance, any guidance afterwards, I am here. कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं सवाल आ रहा कोई, तो बाद में अगर आया तो you can always drop in a text on my WhatsApp. तो एवरीवन, हम एक ग्रुप पिक्चर लेंगे, तो अगर आप इजी हैं तो अपने कैमरास वगैरह ऑन कर लें. वी विल बी टेकिंग अ फोटो. खतीजा. Yeah, I'm currently outside, so I can't. ओके, नो प्रॉब्लम. Thank you, Rabia. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for joining. It was a pleasure listening to you today. Oh, thank you. So nice of you. I hope कि आपकी कुछ expectations जो थी वो meet हो पाई हो इससे. No, ma'am, it was a very fruitful session. Okay. I'm a fourth year medical student, and I was actually looking forward to such a session. Oh, thank you. Thank you very much. So with that, we come to the end of our session. A heartfelt thank you to Ma'am Amara Bhatt for your time, your wisdom and guidance. Ma'am, your words were not only informative, but truly inspiring, and the way you explained the challenges of medical school and shared such practical solutions were truly incredible. Your Thank advice on handling stress and avoiding burnout and staying strong through it really hit a home for us. We are deeply grateful for your presence today. And also a big thank you to all of our attendees, as well for your active participation. We hope today's session has been not just academically but also mentally and emotionally beneficial for you. Don't forget, we are back tomorrow for day 3, Introduction to Research in Med School, with another fantastic speaker, Dr. Shazeb. We look forward to seeing you all there. Until then, take care, keep learning, and always remember you're capable of achieving greatness. Thank you, everyone, and have a wonderful night. Thank you very much, ma'am, again. Thank you. Welcome. Okay, I'm going to end this session. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.